we will try to we will first of all understand what is Arduino and how to interface it. Then after learning about some small hardware details of Arduino, we will go ahead and install software in our system and will simulate, I mean not simulate, but physically use some Arduino to program it and how to run the code on it. Before that, if some of you may have, if you don't, you already own Arduino, you can take it out. As today we will be using Arduino. अगर आज हम Arduino इंटरफेस करने जाएंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा Arduino के हार्डवेयर के बारे में समझेंगे कि उसमें कौन से पार्ट्स क्या रोल प्ले करते हैं, किस टाइप्स के Arduino अवेलेबल है, और थोड़ा सा थ्योरेटिकल डीप और जाएंगे कि क्या आर्किटेक्चर और किस बेसिस पे Arduino बना है. अदर देन दैट, अगर आप लोगों के पास Arduino है, हाँ फिजिकली अवेलेबल है, तो आप उसे निकाल सकते हैं. अगर आपके पास विंडोज या मैक सिस्टम है तो अपन इसका इंस्टॉलेशन सीखेंगे और कैसे उसको इंटरफेस करना है ये भी सीखेंगे. एल्स मेरे पास भी एक Arduino है यहाँ पे, फिजिकली अवेलेबल है, सो वी कैन परफॉर्म सम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट व्हाइल आई विल बी शोइंग दोज ऑन द वेबकैम. सो मैं कैमरा के सामने Arduino आपको रख दूंगा, तो यू कैन ऑल्सो सी व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं कैसे क्या प्रोग्राम कर रहा हूँ. सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप लोगों के पास सारा फिजिकल हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो आप प्लीज गैदर कर लीजिए उसे. सो टुडे सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस आर ऑल द वेरी थ्योरेटिकल थिंग्स. ज्यादा डिटेल्स में मैं इसे ना समझाते हुए आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा बस कि माइक्रो कंट्रोलर या एम्बेडेड सिस्टम्स की नीड क्यों है और व्हाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आईओटी. आज आपने फर्स्ट सेशन जो अटेंड किया था वो बेसिक इंट्रोडक्शन टू आईओटी था. एंड फॉर आईओटी, फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक इज सेंसर्स एंड सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक इज अ कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट. Before, like a few years ago, there were many microcontrollers available, and especially one of the most famous, सबसे famous microcontroller जो available था वो था 8051. It's an Intel based architecture based processor. और 8051 की खास बात ये थी कि वो एक माइक्रो प्रोसेसर और उसके पेरिफेरल सारे के सारे एक ही पीस में इंटीग्रेटेड थे. बेसिकली यू ऑलरेडी हैड डिजिटल इनपुट आउटपुट इन अ सिंगल पैकेज इटसेल्फ along with a microprocessor. So that actually revolutionized the situation, and we had now like thousands of different kind of microcontrollers available with us. But first learning block today is Arduino. Why? Because Arduino सबसे आसान, Arduino is the most easiest and most simplest and most cheapest tool to learn microcontroller programming. Why? First, because it is very low costing. It is easily available, and even in today's scenario, even in India, आपको Arduino कहीं भी easily मिल सकता है और बहुत ही सस्ते प्राइस में. So before few years ago, जब Arduino इतना famous नहीं था, hardware development, especially microcontroller development, was very costly. Why? Because microcontroller development need different kind of multiple things. Like पहले तो आपके पास एक कंट्रोलर आईसी होनी चाहिए, जिसके रिगार्डिंग आपके पास एक पीसीबी होनी चाहिए जिसपे आप उसे माउंट कर सकें, उसे रन कर सकें. उसके साथ साथ उसका अलग से एक प्रोग्रामर चाहिए जिससे आप उसे प्रोग्राम कर सकें, और साथ में एक डिबगर चाहिए जिससे आप उसको रन टाइम पे चेक कर सके कि आपका कोड सही चल रहा है या गलत चल रहा है. बेसिकली उसे आप करेक्ट कर सके, डिबगर का काम करेक्ट करने का था. सो ओवरऑल ये जब इतनी सारी हार्डवेयर डिफरेंट ब्लॉक्स हम जब साथ में जोड़ के एम्बेडेड डेवलपमेंट सीखना चालू करते थे, तो इट्स अ वेरी ओवरऑल कॉस्टली सॉल्यूशन. उस टाइम के हिसाब से बहुत कॉस्टली सॉल्यूशन था. एंड इवन दो अगर उसमें कुछ भी छोटा सा भी फॉल्ट होता था, किसी भी पार्ट में क्रिएट होता था, तो इट कैन पोटेंशियली क्रिएट अ वेरी ह्यूज डैमेज. मतलब अगर आपने कुछ हाई वोल्टेज सिस्टम लगा दिया, लॉजिक लेवल गलत कर दिया, या कुछ भी चेंजेस करे आपने, तो पॉसिबल होता था कि आपका काफी कॉस्टली डैमेज हो जाए उसके कारण, क्योंकि आपका बहुत सारा हार्डवेयर एक साथ डैमेज हो सकता था. सो रिगार्डिंग ऑर्डिनो जो था वो एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है. इट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल जिनका पैशन था माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट. तो उन लोगों ने मिलके एक ऐसा बोर्ड डेवलप किया और एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करने का कोशिश किया जिसके अंदर उन्हें प्रोग्रामर, डिबगर, ये सारी मल्टीपल चीजें जो लग रही थी वो ना लगते हुए सिर्फ कम से कम हार्डवेयर में और सब इजी टू यूज सॉफ्टवेयर के थ्रू डेवलपमेंट हो सके.
सो द मोस्ट बेस्ट फीचर अबाउट Arduino इज दैट Arduino के अंदर आपको एक्सटर्नल प्रोग्रामर नहीं लगता, उसके अंदर उसका खुद का प्रोग्रामर होता है। आपको बस यूएसबी से उसको कनेक्ट करना होता है और आप उसको रेडी टू गो, आप कभी भी उसे कहीं पे भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अदर देन दैट पावर सप्लाई एक्सटर्नल से नीडेड नहीं है, वो यूएसबी के थ्रू भी पावर हो सकता है। सारे नीडेड पेरिफेरल्स जो भी चाहिए, क्रिस्टल ऑसिलेटर, देन यूएसबी मॉड्यूल, पावर सप्लाई, मेन कंट्रोलर, एवरीथिंग एक छोटे से सीसीबी के अंदर माउंटेड है। सो माइक्रो कंट्रोलर का मेन अप्रोच क्यों? बिकॉज सिंपल एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट सारे सॉल्यूशन, सारे प्रॉब्लम्स का आंसर्स कभी नहीं हो सकते। एक माइक्रो कंट्रोलर भी ओवरऑल एट द बेसिक लॉजिक गेट्स ही होता है, उसके अंदर मल्टीपल लॉजिक गेट्स अलग अलग टाइप से अरेंज होके कुछ आउटपुट इनपुट देते हैं। सो ओवरऑल माइक्रो कंट्रोलर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉजिक गेट्स, बट टू मेक अ यूनिफाइड सॉल्यूशन जो मल्टीपल डोमेन्स में मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, माइक्रो कंट्रोलर इज द ओनली अप्रोच। बिकॉज हर टाइम एक नया हार्डवेयर बनाना, नया स्कीमेटिक बनाना, सब कुछ फ्रॉम द बेसिक स्टार्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। बट इफ यू ऑलरेडी हैड सम आर्किटेक्चर जिसमें बहुत प्लेंटी ऑफ पावर हो, उसके पास प्लेंटी ऑफ स्पेस हो, उसके पास अवेलेबिलिटी हो, और बहुत इजीली आप उसे सॉफ्टवेयर से चेंज कर सकें, सो दैट इज व्हाई वी नीड माइक्रो कंट्रोलर. Now, another thing is right now IoT, that is Internet of Things. I hope you already understand basic of Internet of Things. आपको उसका basic पहले से पता है, आज आपने सुबह फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा. So IoT का मेन एम ये है कि एक किसी भी चीज को इंटरनेट से कनेक्ट करना और उसे इंटरनेट पे कम्युनिकेट कराना. So कनेक्ट करना इज अलग थिंग, इज डिफरेंट थिंग, एंड कम्युनिकेट कराना इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग. तो अगर हम किसी हार्डवेयर को, किसी भी चीज को अगर इंटरनेट पे कनेक्ट करना चाहे, सो वी नीड अ इंटरफेस लेवल, जो चीजें समझे, जो सेंसर्स का डेटा ले, उसे मैनिपुलेट कर सके, उसे रीड कर सके. फॉर दैट स्टेज वी नीड Arduino. But while we are connecting to internet, we need some kind of interface. Now this interface can be of वायरलेस कम्युनिकेशन, इट कैन बी वायर्ड कम्युनिकेशन. आप ईथरनेट या मींस लैन केबल के थ्रू आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट करें, आप वाईफाई के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करके कम्युनिकेट करें, एंड सो ऑन. बट ओवरऑल जब भी हम एक यूनिफाइड सॉल्यूशन बनाने जाते हैं, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज पावर कंजप्शन. क्योंकि आप खुद देखते होंगे, जब आप आपका लैपटॉप चलाते हैं या आप आपका सिस्टम चलाते हैं या आपका मोबाइल भी चलाते हैं, जब आप यूजुअली वाईफाई या इंटरनेट का ज्यादा यूज कर रहे होते हैं तो आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन होती है. सिमिलरली इन केस ऑफ लैपटॉप ऑल्सो, जब आप इंटरनेट या कुछ डेटा स्ट्रीम कर रहे होते हैं या कुछ वीडियो देख रहे होते हैं, तो आपका बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन होने लग जाता है. टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वी नीड समथिंग ऑफ अ लो पावर सॉल्यूशन, जो कम से कम पावर पे ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस दे. और हमारे IoT एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट hardware है Arduino, because it is a very low power and low price system, and it can be easily interfaced with Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, anything. So interfacing of these modules we will see tomorrow, but today this I was just showing how we can connect IoT with Arduino. Now regarding the architecture of Arduino, जो Arduino है, it is based on Atmega 328P, which is Arduino Uno. Only Arduino Uno is based on Atmega 328P. Now Atmega 328P is a very complicated term, but it's just basically a model number. ये model number है किसका? उसकी IC का, जो उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा है, उसका नाम है Atmega 328P. जो मैन्युफैक्चरर है, जो Arduino की मैक्सिमम ICs का मैन्युफैक्चरर है, वो है Atmel. राइट नाउ एटमेल को माइक्रोचिप नाम की एक दूसरी कंपनी ने खरीद लिया है, तो अब माइक्रोचिप एंड एटमेल आर अ सिंगल यूनिट. अब वो दोनों एक ही सिस्टम है. बट जब Arduino बना था, द मेन प्रोड्यूसर वाज एटमेल. नाउ एटमेल थॉट कि लो पावर एंड लो कॉस्ट बनाने के लिए इन्हें एक नए टाइप के आर्किटेक्चर की जरूरत थी, तो इन्होंने जो एटमेगा सीरीज जो निकाली है, इट इज एक्सट्रीमली चीप एंड लो पावर माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम्स. सो एटमेगा में सिर्फ 328P ही नहीं है, एटमेगा सीरीज है, इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं. इफ यू आर फेमिलियर विद एटमेगा 328P, दैट इज Arduino Uno, आप एक बार इसको चलाना सीख जाएंगे, सो इट इज मच मोर इजियर कि आप बाद में जाके सिर्फ डायरेक्टली बिना Arduino के सीधा कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करना सीख जाए, तो आपको ओवरऑल कॉस्टिंग सस्ती हो जाएगी. सो एटमेल बहुत सारी अलग अलग सीरीज देता है, ताकि यू आर जस्ट नॉट लिमिटेड टू Arduino Uno ही, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रोलर्स अवेलेबल है ऑन डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स. आपके प्राइस, आपके स्पेसिफिकेशंस, सबके हिसाब से उनके पास सॉल्यूशंस है.
सबसे पहला स्टेप जो आता है एक माइक्रो कंट्रोलर का समझने के लिए, वो है कि माइक्रो कंट्रोलर कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। बेसिकली बिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन हैंडल इन अ सिंगल कॉल। अगर आप इसको सिंपल वे में समझना चाहे तो आप ऑर्डिनो को एज अ ह्यूमन समझे। एक इंसान जब कुछ काम करने जाता है तो उसके पास दो ही हाथ होते हैं, वो एक टाइम पे वो दोनों हाथों से जितना काम कर सकता है वो कर सकता है। अब आप सोचिए अगर एक इंसान के पास दो से ज्यादा हाथ होते हैं, उसके पास चार हाथ होते हैं, तो वो डबल काम कर सकता था, क्योंकि उसके पास फोर हैंड्स है, तो वो साइमल्टेनियसली पैरेलल बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारी चीजें उठा सकता है। सिमिलरली जो बिट्स होते हैं 8 बिट 32 बिट या जो भी आपको अभी सिस्टम पे दिख रहा है मल्टीपल टाइप, ये बिट्स जो होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि कंट्रोलर एट अ टाइम कितनी चीजों को एक साथ एक्सेस कर सकता है। द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा रहा हूं मैं, एग्जैक्टली नॉट, दिस इज नॉट द आइडियल डेफिनेशन बट दिस इज द सिंपलेस्ट मीनिंग। तो आप अगर 8 बिट सिस्टम की बात करेंगे तो ये एट अ टाइम 8 बिट्स को एक साथ मैनिपुलेट कर सकता है, और ये 8 बिट को एक साथ हैंडल कर सकता है। अगर 8 बिट की बात हम करें, हम सबको पता है कंप्यूटर लॉजिक गेट्स पे काम करता है, इधर 0 या इधर 1। अगर हम 8 बिट्स मीन्स 8 लॉजिक्स 0 या 1, जैसे 8 लॉजिक्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एट अ टाइम हम 256 टाइप ऑफ डेटा हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज एक लॉजिक में क्या होता है, या 0 होता है या 1 होता है, बेसिकली इसके दो स्टेट होते हैं 0 या 1, तो इट इज अ पावर ऑफ 2। अगर हम ऐसे दो 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 करके ऐसे 8 बिट को एक साथ अरेंज करें तो इट इज बेसिकली 2 raised to the power 8, 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 होती है 256। एट बिट computer, a 8 bit microcontroller can perform the total 256 manipulations, combinations of 256 manipulation। Whereas अगर हम 32 बिट माइक्रोकंट्रोलर की बात करें तो ये 2 raised to the power कितना हो जाएगा, 2 raised to the power 32। तो 2 raised to the power 32 is very huge when compared to around 2 raised to the power 8, क्योंकि 2 raised to the power 32 की जब हम बात करते हैं तो वो बिलियंस में, मतलब 42 94 96 72 96, दिस इज द एक्चुअल टर्म। इतने सारे कॉम्बिनेशंस वो एक साथ परफॉर्म कर सकता है। इससे क्या समझने की कोशिश करनी है हमें, इससे समझने की कोशिश ये करनी है कि 8 बिट के कंपैरिजन 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर is way more powerful and way more efficient and way more faster when compared to 8 bit। Second thing is that क्योंकि मार्केट्स में अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल थे, 8 बिट 32 बिट 64 बिट, एटमेल ने भी इनकी अलग अलग आर्किटेक्चर निकाली है। इसका एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। अगर आप अभी आपके आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल या आपके सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं जूम मीटिंग, तो आपका सिस्टम भी एक स्पेसिफिक बिट बेस्ड है। यूजुअली जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड नंबर ऑफ बिट्स है वो है 32 बिट एंड 64 बिट। अगर आपका सिस्टम नया है तो आपका जो कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो 64 बिट 62 बिट 64 बिट बेस्ड होगा। सिमिलरली अगर आपका थोड़ा सा पुराना सिस्टम है या आप मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं तो आपका 32 बिट है। क्योंकि 64 बिट मोर पावरफुल है, मोर फास्टर है, मोर एफिशिएंट है, तो पावर भी ज्यादा खाता है। 32 बिट थोड़ा सा उससे कम है, बट ओवरऑल प्राइस पॉइंट एंड पावर एफिशिएंट सही है, इसलिए मोबाइल डिवाइसेस में ज्यादा यूज होता है। तो मैक्सिमम मोबाइल प्रोसेसर जो भी आप लोगों के पास होंगे, आपके हाथ में होंगे, वो 32 बिट बेस्ड होंगे। सिमिलरली 8 बिट और भी स्लो हो जाता है, इसलिए 8 बिट काइंड ऑफ प्रोसेसर्स आर यूजुअली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स। ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर्स जो है, जो लो कॉस्ट लो पावर सिस्टम्स है, उसमें 8 बिट सिस्टम्स यूज होता है। यहाँ पे जो आपको अभी ग्राफ में दिख रहा है, यू आर सीइंग अ पोर्टफोलियो बेस्ड फ्रॉम एटमेल सीरीज, जहाँ पे आपको 8 बिट सीरीज में 80 टाइनी सीरीज, देन दे हैव अ मेगा सीरीज, देन वी हैव एक्स मेगा सीरीज। This three series has thousands of microcontrollers in them, and सबके थोड़े थोड़े स्पेसिफिकेशन चेंज है, बट द बेसिक ग्रुपिंग इज वो सारे के सारे 8 बिट प्रोसेसर है, माइक्रोकंट्रोलर्स है। अगर हम उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वी हैव सैम डी, सैम 7, सैम 3, सैम 4, दिस काइंड ऑफ सीरीज। नाउ if you have some familiar background with microcontrollers, you may have learned about Cortex M0, M1, M2, M3. These are some different kind of architectures जो 8 की 32-bit series में use होता है। So obviously Cortex M3, M2 are much more powerful than when compared to 8-bit systems. And the final is SAM9 and SAM5. These are basically microprocessor units. They don't have DMA and everything. They don't have RAM and etc. You have to attach external RAM. So we are not going to include this 32-bit series today. It is way beyond for microcontroller development. We are only going to explore 8-bit MCU series. That is, or basically Arduino Uno and Arduino Mega series.
Now, what is the main features of Mega series? The controller which we are using in Arduino at Mega 328 is a microcontroller based on Mega AVR series. Now, it is very low power consumption system. They have a very broad family. There are numerous microcontrollers you can select based on your uh, different specification, including price, power, performance, bit, etc. Now, second point is Pico Power technology. Now, Pico Power is a special AVR architecture in which the power consumption of the system is so low that it is in picoampere, milliampere, microampere, then it is picoampere. So, अगर एक सिंपल बेसिक एग्जांपल दूं मैं आपको, इफ यू टेक एन एटमेगा 328P और उसे आप लो पावर मोड पे प्रोग्राम करते हैं, लो पावर मोड पे चलाते हैं, अल्ट्रा लो पावर मोड पे, तो आप एक सिंगल आपके जो 1.5 ट्रिपल ए बैटरी जो होती है, ऐसी दो बैटरी अगर आप लेंगे 1.5 ट्रिपल ए जो यूजुअली आप रिमोट पे लगाते हैं, आप उस बैटरी से इन कंट्रोलर को अराउंड 3 to 4 years कंटिन्यूस रन करा सकते हैं इन लो पावर मोड। 3 to 4 मोड्स तक वो स्टैंड बाय और रनिंग मोड पे रह सकते हैं। तो इट्स वेरी लो पावर कंजप्शन सिस्टम। आप बैटरी ऑपरेटेड आपके हार्डवेयर बना सकते हैं। हाई इंटीग्रेशन मीन्स आप इसमें मल्टीपल जीपीआईओस अवेलेबल है, बहुत सारे जीपीआईओस अवेलेबल है, अलग अलग टाइप के जीपीआईओस अवेलेबल है। जीपीआईओस स्टैंड्स फॉर जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। बेसिकली कोई भी पिन जो एज अ इनपुट एक्ट कर सकती है और साथ में एज अ आउटपुट भी एक्ट कर सकती है। मतलब मैं उसे अपने सिस्टम से प्रोग्राम कर सकता हूँ कि इसे मुझे इनपुट बनाना है, इसे मुझे आउटपुट बनाना है। दोज आर कॉल्ड जीपीआईओस। और इसमें प्लेंथोरा ऑफ जीपीआईओस अवेलेबल है, तो आप बहुत सारे सेंसर्स, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस, बटन, स्विचेस, एलसीडी सब कनेक्ट कर सकते हैं। एनालॉग फंक्शंस है इसके अंदर, इंटरनल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स इंटीग्रेटेड है। सो आप इसके साथ एनालॉग सिस्टम्स लाइक पोटेंशियोमीटर, आपके रेजिस्टेंस के वेरिएबल वोल्टेजेस, ये सारी चीजें भी आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। रैपिड डेवलपमेंट, क्योंकि इजी टू यूज हार्डवेयर है, ऑलरेडी असेंबल्ड आपको आर्डिनो मार्केट में इजीली मिल सकता है और हाईली इंटीग्रेटेड है, दैट इज वाई रैपिड डेवलपमेंट है। एंड आईओटी रेडी है, एज आई टोल्ड यू कि इसमें वाईफाई देन ब्लूटूथ जिगबी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। Now, AVR RISC is a type of architecture which is used in Arduino Uno. It is a reduced instruction set computer. Basically, जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस है, अगर मैं आपको इजीली समझाना चाहूँ तो ऐसा समझा सकता हूँ। अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा काम देता हूँ कि आपको फॉर एग्जांपल एक से मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक घर बनाना है, तो अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं तो आप उस बड़े से टास्क को एक छोटे छोटे टास्क में पहले तो बांटेंगे कि सबसे पहले तो मुझे ब्रिक्स चाहिए, मुझे ईंटें चाहिए, मुझे सीमेंट चाहिए, मुझे मिक्स करना है, उन्हें जोड़ना है एंड सो ऑन। तो ये छोटे छोटे टास्क है, यू कैन से इट इज रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। तो आर्डिनो बेसिकली बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में काटता है और एट ए टाइम एक सिंगल टास्क को हैंडल करता है। तो जब ऐसे बहुत सारे टास्क, बहुत सारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे टास्क में काटता है, तो इन आर परस्पेक्शन जब हम उसे किसी वर्क को करते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो सारे काम एक साथ कर रहा है, बट एट ए टाइम वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सिंगल कोर प्रोसेसर है। जैसे आजकल आपको मार्केट्स में मोबाइल फोन मिलते हैं, क्वाड कोर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, मल्टीपल कोर्स प्रोसेसर। आप टिपिकल माइंडसेट है लोगों का कि जितने कोर्स उतना अच्छा, जितना रैम उतना अच्छा। इट्स नॉट बेसिकली हमेशा करेक्ट है, बाकी इट्स अ जनरल थिंकिंग कि जितना ज्यादा प्रोसेसर उतना अच्छा, जितने ज्यादा कोर्स उतना अच्छा। सो आर्डिनो में सिर्फ एक ही कोर है, तो एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस कर सकता है। दैट इज वाई इसमें रिस्क आर्किटेक्चर पे ये सिस्टम बेस्ड है, ताकि वो जो इंस्ट्रक्शंस उसके पास आए वो छोटे छोटे हो, वो किसी एक इंस्ट्रक्शन को लेके अटका ना रह जाए। कोई बड़ा सा इंस्ट्रक्शन हमने आर्डिनो को दे दिया और वो बाकी सारे काम भूल गया। सिमिलरली सेम केस हमारे साथ भी होता है, जब हम कोई एक बड़े से काम में उलझ जाते हैं तो हम बाकी काम डिले हो जाते हैं। सो ऐसा ना हो, इसलिए आर्डिनो के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस जाते हैं वो सब कट कट के छोटे छोटे से इंस्ट्रक्शन सेट्स फॉलो होते हैं। अब जो आर्डिनो है ये बेसिकली 8-bit सिस्टम है। इसमें मल्टीपल रजिस्टर्स, मल्टीपल जीपीआईओस, ये सारी पिन्स अवेलेबल है। इन सबको रन कराने के लिए एक सिस्टम होता है और सिस्टम को पता होना चाहिए, इसका जो सीपीयू है उसे पता होना चाहिए कि वो कितनी स्पीड में चल रहा है। तो यूजुअली दे नीड अ क्लॉक। सो अगर आप इसकी थर्ड पॉइंट में देख रहे हैं, इसके अंदर एक पॉइंट लिखा है 1 MIPS, दैट इज पर मेगाहर्ट्ज अप टू 20 मेगाहर्ट्ज क्लॉक। तो बेसिकली
क्लॉक एक क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। जब हम हार्डवेयर दिखाएंगे, जब मैं आपको हार्डवेयर दिखाऊंगा तो मुझे आपको बताऊंगा कि क्या होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। बेसिकली वो एक क्लॉक टाइप काम करता है। वो कंट्रोलर को बता रहा होता है कि पर सेकंड कितना टाइम जा चुका है बेसिकली। सो यूजुअल जो ऑर्डिनो हमारा अवेलेबल होता है वो 16 मेगाहर्ट्ज क्लॉक पे चल रहा होता है, बट इट कैन गो अप टू 20 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फॉर, अगर आपको बहुत ज्यादा फास्टर परफॉर्मेंस चाहिए इन सच केसेस। इसके अलावा इसके इंटरनल अंदर ही इसके अंदर रैम, इप्रोम दैट इज प्रोग्रामेबल मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी, तीनों मेमोरी अवेलेबल होती है। सो यूजर डोंट हैव टू कनेक्ट एनी एक्सटर्नल थिंग। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था रिस्क आर्किटेक्चर का, रिस्क एंड ऑर्डिनो के बेसिक आर्किटेक्चर का। अगर अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी अदरवाइज फिर हम इसके आगे टेक्निकल डिटेल्स में इसके शिफ्ट हो जाएंगे। ये microcontroller is the part of Arduino board, sir? Yes, sir. There is a microcontroller on the board itself. In the image, in the presentation right now, you can see that there is this this black colored IC over here. This huge IC. This is a microcontroller. Okay. Thank you. Hello, sir. Yes. Sir, is there any commercial use of Arduino? Commercial use? Yes, there are many commercial uses of Arduino. No, some companies use in some products that is commercialized and used by some people, or company means company usable. There are more than thousands and I think lakhs company that are using Arduino as their base structure. Do you know about 3D printers? Yes. Have you seen any 3D printer? Not physically, but on the net, so many. So can you tell me any name of any name of the 3D printer you can remember? Okay, it's a Make Block company is there, which is having 3D printer. Sure. Okay, so Make Block is also using Arduino. It's a commercial company, na? It's an industrial company. It's a commercial company. They are also using Arduino. 95% of the 95% of 3D printing company are based on Arduino itself. They are using Arduino as their backbone for software as well as hardware. Okay, so it's a you meant to say it's a long-lasting thing. When you I heard about something regarding the Arduino. Yes, sir. Okay. Come on, Ankit. Yes, what were your question? Can I complete, sir? Hello. रेहान सर, एक मिनट जरा अंकित का क्वेश्चन हो जाने दीजिए, फिर आप कह रहे हैं, बोलिए। सर, मैंने सुना है कि आर्डिनो में लॉन्ग लास्टिंग फीचर, मतलब ये थोड़ा लैग कर जाता है। सपोज आप मॉर्निंग से इवनिंग तक इसको ऑन नहीं कर सकते। आप आर्डिनो को, मैंने अभी बोला, आप 3 से 4 साल चला सकते हैं कंटिन्यूअस सिंगल चार्ज में। देखो, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस की, सर मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ सर, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, परफॉर्मेंस का ही बता रहा हूँ। देखिए, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो परफॉर्मेंस, सर एक मिनट रेहान सर, आपका माइक म्यूट करेंगे आप? देखिए, आर्डिनो हो या आपका कोई भी दूसरा इंडस्ट्रियल माइक्रो कंट्रोलर या कुछ भी हो, द मेन फैक्टर, अगर आपका प्रोग्राम रात शाम तक भी नहीं चल रहा है, इट्स नॉट ऑन द हार्डवेयर, इट्स ऑन योर सॉफ्टवेयर। आपका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज नहीं है, वो कहीं ओवरफ्लो हो जा रहा है और कुछ ना कुछ ओवरफ्लो फ्लैग क्रिएट हो रहा है। आर्डिनो बस एक फ्रंट एंड है, बैक एंड पे तो आर्डिनो खुद असेंबली में ही काम कर रहा है। आप जो कोड लिखते हैं वो असेंबली में ही लिखता है। अगर आप एक आर्डिनो आईडीई और एक नॉर्मल इंटीग्रेटेड कोई भी हैवी आईडीई को यूज करते हैं साथ में, वो दोनों सेम है, वो दोनों अलग नहीं है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट होक्स है जो इंडिया में है लोगों को। बाहर लोग बहुत इजीली आर्डिनो को अपना चुके हैं। आर्डिनो इज नथिंग डिफरेंट। ये कुछ ऐसे चाइनीज कॉपी नहीं है एक माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम का। इट्स अ हाईली इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। बट मैं वही बता रहा हूँ आपको, हाँ जी सर, अगर आपका कोड ऑप्टिमाइज नहीं है तो वो दोपहर तक भी नहीं चलेगा। पर अगर आपका कोड ऑप्टिमाइज है, आर्डिनो में आपने ऑप्टिमाइज कोड लिखा है, तो वो आने वाले 20 साल तक चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ सर, मैं कह रहा था, सपोज आपके पास एक आर्डिनो है, इधर एक तरफ STM32 है, ठीक है, तो मैं परफॉर्मेंस वाइज कह रहा हूँ कि आर्डिनो लैग करेगा परफॉर्मेंस और STM32 का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में ये एक स्लाइड ओपन की थी। अगर मैं वापस ऊपर जाऊँ ये स्लाइड में, तो मैंने एक चीज बताया था कि इसका आर्किटेक्चर होता है अलग अलग, है ना।
STM32 तुम जो बोल रहे हो वो है 32 बिट आर्किटेक्चर बेस्ड। तो मैंने अभी बोला था कि 32 आर्किटेक्चर इससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है, और अपना ऑर्डिनो है 8 बिट पावरफुल। बट इफ यू वांट एकदम मतलब बराबरी की बात करें, so you should also select a 32 bit Arduino to compare with 32 bit this STM32. If you got free time, आपके पास free time हो, तो you can go and you can YouTube at Arduino's Yun versus STM32, or you can say they see their specification, or Arduino SAMD versus STM32. You will see Arduino SAMD will win, 32 bit will win. But why SAMD is not used? Because वो थोड़ा सा costly है, but वो way more powerful है STM32 से, but वो costly है। STM32 जो आर्किटेक्चर है वो अभी ज्यादा फेमस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो वेरी लो कॉस्ट है, और वो उस कॉस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ओके लेकिन दोनों में ही ARM के प्रोसेसर यूज किए जा रहे हैं। ARM तो आर्किटेक्चर है। हाँ मतलब ARM हाँ सर वही मैं कह रहा हूँ, ARM तो तुम्हारे मोबाइल पे भी यूज हो रहा है, तो योर मोबाइल फोन इज मच मोर पावरफुल देन STM32, फिर वो भी कंपेयर करो। ARM इज बेसिकली लाइक, मतलब ये कंपेयर करना ऐसा हुआ कि तुम्हारा घर है ना अंबुजा सीमेंट से बना है और किसी का बड़ा सा मॉल भी अंबुजा सीमेंट से बना है, तो तुम बोलोगे कि मॉल ज्यादा मजबूत है और ये कम मजबूत है। वो दोनों चीज सेम है, पर तुम प्राइस तो सोचो कि उसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस किसका है, और कौन सा ज्यादा इजी है, कौन सा इजी है जल्दी बनाना, जल्दी करना, इजी टू यूज क्या है। तो फिर तो Arduino ही विन करेगा। Arduino विन कर रहा है क्योंकि Arduino इज वे मोर इजियर फॉर न्यू पर्सन्स। अगर आप इससे बहुत फैमिलियर हो चुके हैं तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप STM32 पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि STM32 बहुत सस्ता है इसके कंपैरिजन, और भी सस्ता है। बट STM32 का डेवलपमेंट Arduino के कंपैरिजन बहुत डिफिकल्ट है फॉर अ न्यू पर्सन। अगर मैं यहाँ पे STM32 लेके, मेरे पास STM32 सामने रखा है, अगर मैं वो लेके बैठ जाऊंगा तो यहाँ पे जो भी 127 लोग हैं इसमें से सिर्फ 20 बचेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। हाँ सर, थोड़ा कील वगैरह की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है कील पर, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है थोड़ी। तो ओवरऑल Arduino, मैंने अभी वही बोला था ना कि STM के लिए भी एक्सटर्नल प्रोग्रामर लगेगा, आपको एक्सटर्नल डिबगर लगेगा अगर कील से कर रहे हो आप प्रोग्राम तो। यस सर। अगर Arduino से कर रहे हो तो वो सब नहीं लगेगा आपको STM में भी। STM के अंदर भी इंटीग्रेटेड Arduino का बूट लोडर है। यस सर, थैंक यू। रहमान जी आपका क्वेश्चन था, बोलिए रहमान सर। हाँ सर, हो गया क्लियर सर, वो अंबुजा सीमेंट के एग्जांपल से क्लियर हो गया। अच्छा चलिए ठीक है। ठीक है, तो वापस और किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट? अच्छा सर, एक चीज बताइए सर, सपोज कि मैं कोई प्रोटोटाइप बना रहा हूँ, मैं उसको कमर्शियली यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे ओपन सोर्स जैसे मैं यूज कर रहा हूँ Arduino, तो मुझे क्या परमिशन लेनी होगी Arduino से कि मैं इसको अपने कंपनी प्रोडक्ट में डालना चाह रहा हूँ? नहीं, आप कोई परमिशन नहीं लेंगे, आप फ्री टू यूज है, बस आप Arduino का लोगो यूज नहीं कर सकते, ना ही Arduino का नाम। तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि मैं प्रोसेसर Arduino यूज कर रहा हूँ। हाँ, आप Arduino बिल्कुल शेयर कर सकते हैं ना, पर ऐसा आपने कैटलॉग बनाया या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, नीचे बड़ा सा Arduino का साइन बना दिया, तो इट्स इज नॉट ऑथराइज। इसलिए कोई भी कमर्शियल कंपनी के नीचे आपको Arduino का लोगो नहीं दिखेगा उनके प्रोडक्ट के नीचे, बट वो ओपन सोर्स लाइसेंस जरूर लिख देंगे। और इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो देयर इज एन ओपन सोर्स लाइसेंस GPL, आप तुम सर्च करोगे तो मिल जाएगा MIT की वेबसाइट पे। सर GPL नाम बताया, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सो और कोई क्वेश्चन कि हम आगे कैरी करें, आगे बढ़े? श्योर सर। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब Arduino का बेसिक ज्यादा इन डेप्थ थ्योरी तो हमने समझ ली, Arduino के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी समझ गए कि क्यों Arduino दूसरों से अलग है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम specifications of Arduino Uno, especially Arduino Uno, the most famous and most common Arduino. And Arduino Uno is an Italian name. Arduino Uno का मतलब है Italian name का number one. Arduino Uno means number one. So this was their one of the most best selling and most used Arduino boards globally. सबसे ज्यादा used board जो आज की तारीख में है वो है Arduino Uno. And ये बहुत easily आपको ऑनलाइन मार्केट्स में या आपके ऑनलाइन शॉप्स में, इवन Amazon पे आपको मिल जाएगा अगर आप इसको सीखना चाहे या यूज करना चाहे तो। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन समझे थोड़े से, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो दिख रहा होगा ये है हमारी ब्लैक कलर की आईसी। यहाँ पे क्या आप सबको आईसी दिख रही है ना? आप मेरा स्क्रीन शेयर है ना अभी? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, सो दिस इज ऑल द स्पेसिफिकेशंस जो भी यूजुअली नीडेड होते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। सो ये जो हमारी ब्लैक कलर की आईसी है ये है ATmega 328P माइक्रो कंट्रोलर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ATmega सीरीज की 328P सीरीज की कंट्रोलर है।
रेहान सर आपका माइक ऑन है, आप प्लीज उसको म्यूट करेंगे। ओके थैंक यू। उसके अलावा जब मैंने बोला था कि इसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, तो दिस इज व्हाट शोज कि क्लॉक्स क्या है, मतलब कितने स्पीड में प्रोसेसर को चलना है। पर ये वाली जो क्रिस्टल है वो उस आईसी की नहीं है, ये इसके साइड की, ये ब्लैक आईसी की है, ये स्क्वायर आईसी की। जो हमारा मेन जो कंट्रोलर है उसका क्रिस्टल ये छोटा सा, यहाँ पे एक एसएमडी क्रिस्टल लगा हुआ है। ये एसएमडी मीन सरफेस माउंटेड डिवाइस। सो यहाँ पे जो छोटा सा क्रिस्टल लगा है ये इसको बताता है। इसकी स्पेसिफिकेशन भी सेम है, 16 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है ये डीसी पावर इनपुट। अगर आपको इसे यूएसबी के थ्रू नहीं चलाना है, आपको एक्सटर्नल सप्लाई लगाना है, तो आप इसमें 7 वोल्ट टू 12 वोल्ट अडेप्टर लगा सकते हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी इस पूरे सिस्टम को पावर कर सकते हैं। जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है इसके लेफ्ट हैंड साइड्स में कुछ जीपीआईओस अवेलेबल है, जो यहाँ पे देखे रखी है। इन सब के डेफिनेशन इसके साइड में लिखे हुए हैं। तो बेसिकली पहला तो नॉट कनेक्टेड है, इट्स जस्ट फॉर रेफरेंस। उसके बाद रेफरेंस वोल्टेज एंड रीसेट, ये 3 चीजें यूजुअली यूज में नहीं आती है। इसके बाद जो है वो 3.3 वोल्ट आउटपुट है। अब ऑर्डिनो बोर्ड के अंदर 3.3 वोल्ट रेगुलेटेड आउटपुट है, बट ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो नेवर ट्राई कि आप इसमें कुछ भी कनेक्ट ना करें, अदरवाइज आपका बोर्ड जल सकता है। तो इसके 3.3 वोल्ट आउटपुट को कभी यूज ना करें। इसके बाद एक 5 वोल्ट आउटपुट है, आप इसे बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये अराउंड 500 मिली एम्पियर्स तक आपको करंट दे सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद 2 ग्राउंड पिन है। अब ये जो पिन के सॉकेट्स है इस पे आप इजीली पिन अटैच कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे। इसके अलावा इसके नीचे आपको दिख रहा होगा 2 ग्राउंड पिन के नीचे इनपुट वोल्टेज है। तो वो इनपुट वोल्टेज सिमिलरली उसी पार्ट पे कनेक्टेड है जैसे कि यहाँ कनेक्टेड था। ये 7 वोल्ट टू 12 वोल्ट डीसी, ये इस पे कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे भी 7 वोल्ट टू 12 वोल्ट डीसी इनपुट दे सकते हैं, ये कंट्रोलर तो भी इजिली चलेगा। इसके नीचे आपको एनालॉग पिन्स दिख रही है। ये टोटल 6 एनालॉग पिन्स है जो A0 से चालू होकर A5 पे खत्म होती है। इस पे आप एनालॉग सिग्नल्स कनेक्ट कर सकते हैं। वो एनालॉग सिग्नल्स कनेक्ट करके आप उसको रीड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, और वो एनालॉग पिन्स के जगह आप उसको एज अ डिजिटल पिन भी यूज कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था, वो आपने बोला कि इनपुट वोल्टेज यहाँ पे ऊपर वाला ग्राउंड नेगेटिव करके यूज कर सकते हैं क्या? यस यस, ग्राउंड मींस नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो एनालॉग पिन है इसको आप डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सिर्फ आप एनालॉग इनपुट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक आखिरी के 2 टर्म में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा SDA और SCL। नाउ SDA SCL आर 2 डेटा लाइंस ऑफ I2C प्रोटोकॉल। अब I2C एक टाइप ऑफ एम्बेडेड प्रोटोकॉल होता है जिसको बोलते हैं इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कम्युनिकेशन। सो उसमें 2 पिन्स यूज होती है, एक डेटा पिन और एक क्लॉक पिन। तो इस बोर्ड के अंदर I2C पोर्ट्स भी अवेलेबल है, आप I2C के सेंसर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, I2C डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 6 पिन्स अवेलेबल है बीच में। ये 6 पिन का काम तब आता है जब आपका ऑर्डिनो में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आपका बोर्ड उड़ जाता है, या आप इसका बूट लोडर फिर से डालना चाहते हैं। जैसे बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपके विंडोज या एंड्रॉइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल या आपके सिस्टम का, वैसे ही इसका ऑर्डिनो का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम यूजुअली बूट लोडर बोलते हैं। बूट लोडर आपके ऑर्डिनो और माइक्रो मतलब ऑफ विंडोज टाइप नहीं होता है, बहुत छोटा सा साइज होता है इसका रोल अलग होता है, पर यूजुअली इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बोल के आप इसे बोल सकते हैं, वो यहाँ से प्रोग्राम होता है। ये खराब नहीं होता है यूजुअली, बट बहुत ही रेयर केसेस में अगर आपको वापस रीप्रोग्राम करना पड़े तो आप इसके थ्रू इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा राइट हैंड साइड में आपके पास ये सारे डिजिटल पिन है, फ्रॉम पिन नंबर 13 टू पिन नंबर 0। टोटल 13 यहाँ पे डिजिटल पिन आपको अवेलेबल है, सारी की सारी। इसमें से जिसके सामने आपको ये ऐसे लहरीले डिजाइन दिख रहा है, जैसे 11 के सामने, 10 के सामने, 9 के सामने, ये आपकी PWM पिन है। PWM स्टैंड्स फॉर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये वाली पिन्स में आपका DAC कनेक्टेड है, आप यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग PWM सिस्टम। सो हम इसके बारे में भी समझेंगे कि कैसे PWM सिस्टम वर्क कर रहा है, और इसके आगे हम वापस चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास SPI भी अवेलेबल है। SPI स्टैंड्स फॉर सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। सो SPI में भी मल्टीपल पिन्स लगते हैं, तो इसमें SPI इंटरफेस भी अवेलेबल है। ऑर्डिनो IC जो होती है हमारी मेन 8MEGA 328P, ये IC के अंदर USB नहीं होता है। जो आप USB यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये USB डायरेक्ट सपोर्ट नहीं होता है, आप इसको USB पे कनेक्ट नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ IC खरीद के ले आए तो। आपको इसके लिए एक प्रोग्रामर वाला पार्ट लगता है जो USB डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट करे, ताकि जो RX TX यहाँ जो लिखा है ये सीरियल इंटरफेस होता है, इसके थ्रू ये पूरा बोर्ड प्रोग्राम हो सके।
तो ये पूरे ओवरऑल सिस्टम को इजी बनाने के लिए इनने इसके अंदर ही एक प्रोग्रामर डाल दिया जो कि है एटमेगा। यहाँ पे ये स्क्वायर आईसी जो है ये खुद एज अ ऑर्डिनो है, ये खुद भी एक ऑर्डिनो की आईसी है, इसका नाम है एटमेगा 16U2। इस आईसी के अंदर इनने प्रोग्रामर देकर रखा है। अब ये जो यू सीरीज है ना, यहाँ जो यू सीरीज ये आइडेंटिफाई करती है कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड यूएसबी है। आप ना इस आईसी को प्रोग्राम कर सकते हैं, ना आप इस आईसी के जीपीआईओ उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, और ना ही आप इस आईसी को ज्यादा छेड़खानी कर सकते हैं। ये हार्ड कोडेड स्पेसिफिक आईसी है। इनका काम सिर्फ यही है कि यूएसबी में जो भी डेटा है वो सीधा का सीधा डेटा ये अपने मेन माइक्रो कंट्रोलर को पहुंचा दो। सो जब भी आप यूएसबी कनेक्ट करेंगे, आपका यूएसबी कनेक्ट होता है इस आईसी पे, और ये आईसी पूरा प्रोग्रामिंग, डिबगिंग और जो भी आपको सीरियल का काम है वो पूरा का पूरा काम ये वाली आईसी ही करती है। और इस आईसी को भी क्रिस्टल चाहिए रहता है, तो इसका क्रिस्टल है ये 16 मेगाहर्ट्ज का इसके साइड में। इसके अलावा यहाँ पे एक रीसेट बटन होता है, जस्ट इन केस आपको अगर आपका कोड फिर से स्टार्ट से रन करना है या बोर्ड को वापस रीसेट करना है तो आप इसको पुश कर सकते हैं, तो आपका बोर्ड रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें छोटा सा पावर सर्किटरी भी होता है, एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है और एक गोल्डन कलर का फ्यूज होता है, गोल्डन या ग्रीन कलर का फ्यूज होता है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग होता है। तो अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट इसके थ्रू फ्लो हो जाता है तो ये फ्यूज हो जाता है। बट इस फ्यूज की भी खास बात होती है, ये पीटीसी फ्यूज है, ये जब गर्म होता है तो ये ओपन सर्किट हो जाता है, बट जैसे ही वापस ये रीसेट होता है, जैसे टेम्परेचर वापस गिरता है, करंट कंजप्शन कम हो जाता है, आप हार्डवेयर निकालते हैं तो कुछ टाइम बाद अपने आप रीसेट हो जाता है, तो वापस शॉर्ट हो जाता है। तो बेसिकली अगर गलती से आपने कभी इसमें ज्यादा करंट ले लिया, कुछ फ्यूज कंडीशंस आपने क्रिएट कर दी, तो भी आपका बोर्ड परमानेंट डैमेज होने से बच सकता है ड्यू टू दिस पीटीसी फ्यूज। तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए। इस ऑर्डिनो बोर्ड में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पार्ट समझ में ना आया या कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हैं अभी मेरे से। इसमें दो क्रिस्टल्स है, दोनों 16 मेगाहर्ट्ज के हैं, तो इनके साइज का डिफरेंस क्यों है? इसके साइज का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने ऐसा बना दिया। वो चाहते तो वो ये भी यहाँ लगा सकते थे। अभी जो नए बोर्ड्स आ रहे हैं उसमें छोटा ही क्रिस्टल दोनों साइड अवेलेबल होता है, बट कुछ पुराने बोर्ड से या चाइनीज क्लोन्स जो है उनमें अभी भी दोनों जगह बड़े बड़े क्रिस्टल से यूज होता है। दोनों लगभग सेम होते हैं, बट छोटा वाला जो क्रिस्टल है वो यूजुअली सस्ता होता है बट डिफिकल्ट टू सोल्डर होता है, इसलिए बड़ा वाला क्रिस्टल इन्होंने यहाँ यूज किया। ओके सर। हेलो जी जी सर, एक क्वेश्चन है सर। सर मेरे पास जो बोर्ड था, मतलब मेरे पास आपको पता ही होगा पहले वाले बोर्ड में FTDI यूज होता था। तो सर FTDI सर मेरे पास है सर, एक्चुअली उसका मुझे पता नहीं चल पा रहा है, उसका बूट लोडर में दिक्कत है शायद। तो सर नहीं, उसका बूट लोडर में दिक्कत नहीं है। क्या तुम्हारा बोर्ड ग्रीन कलर का है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो वो ना फ्रीडूनो है। और फ्रीडूनो ने क्या किया था, ऑर्डिनो का बहुत गलत यूज किया था। कुछ टाइम पहले मार्केट में वही सबसे इजीली और सबसे चीपेस्ट अवेलेबल था। हाँ। अगर मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग ऑर्डिनो बोर्ड खरीदना चाहे तो कभी भी ग्रीन कलर का ना खरीदें, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ट्राई करें कि ऐसा ब्लू कलर वाला ही बोर्ड खरीदें, क्योंकि ग्रीन कलर वाले में जो FTDI बोर्ड यूज हुआ था, FTDI बहुत कॉस्टली आईसी थी, तो उन्होंने प्राइस रिड्यूस करने के लिए कोई चाइनीज क्लोन लगाया था। तो FTDI ने उनके नए ड्राइवर्स निकाले थे, जिसके कारण वो सारी आईसी खराब हो गई जिसमें कॉपी या क्लोन आईसी लगी थी। इसलिए तुम्हारा बोर्ड क्या USB वाला पार्ट खराब हुआ है। तुम चाहो तो RxCX से प्रोग्राम कर सकते हो। सर उसका आप मुझे बता सकते हैं RxCX से कैसे प्रोग्राम करूंगा? वो अपन सेशन के एंडिंग में मैं समझाऊंगा, है ना? हाँ ठीक है ठीक है। एक्चुअली उसमें मुझे मैं कनेक्ट करता हूँ तो वो दिखाता है, सब दिखाता है। ठीक है, वो मैं समझ गया, मेरे पास भी वो बोर्ड है, अपन वो आखिरी में डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। ओके श्योर सर। एक्सक्यूज मी सर, सर इनकी I2C और SPI की सब कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं कि कैसे हम उनके साथ आर्डिनो कम्युनिकेट करता है, SPI और I2C के एग्जांपल मींस मतलब आप रियल लाइफ एग्जांपल पूछ रहे हैं? हाँ, कौन सा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं एज SPI एंड एज I2C? अच्छा ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक SPI का एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। SPI का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है माइक्रो SD कार्ड। आपका जो मोबाइल का माइक्रो SD कार्ड जो होता है ना, मेमोरी कार्ड जो यूजुअली अपन कॉमन टर्म से बोलते हैं, वो SPI बेस्ड ही होता है। अगर आपको ऑर्डिनो के साथ कोई डेटा स्टोर करना है माइक्रो SD कार्ड में, तो आप मार्केट में इजीली इसका शील्ड खरीद सकते हैं, पर वो भी कम्युनिकेट SPI पे ही करेगा। तो ये SPI का एग्जांपल, माइक्रो SD कार्ड इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल। सेकंड है I2C। अब I2C के बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल है मार्केट में, बट द मोस्ट कॉमनली यूज आर टेम्परेचर सेंसर्स। तो अगर मैं आपको टेम्परेचर सेंसर बताना चाहूँ, सर ये ऑर्डिनो
खुद एक कंपनी है, मतलब ओपन सोर्स है। ऑर्डिनो कोई कंपनी का आपको नहीं मिलेगा सर, ऑर्डिनो ओरिजिनल ऑर्डिनो ही सर्च करना पड़ेगा आपको। जी जी सर, ओके सर। सर आप यूएआरटी का भी एग्जांपल बता दीजिएगा, एप्लीकेशन एरिया कहाँ पे है? जैसे I2C है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, और एसपीआई है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, जो आपने कहा है कि माइक्रो एसडी कार्ड में हम यूज करते हैं। जी जी। अच्छा, यूआरटी का पूछ रहे हैं ना? हाँ सर, ये सारे तो वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम है, मतलब टेक्नोलॉजीज हैं। जी, मैं वही बता देता हूँ आपको। देखिए I2C का भी एक फिल्म बताता हूँ मैं आपको। एक तो I2C ऐसे है कि I2C के बहुत मैक्सिमम सेंसर्स जो आते हैं, जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूजुअली बात करते हैं ना, तो हम ट्राई करते हैं कि I2C, SPI या UART बेस ही सेंसर यूज करें। वो इसलिए क्योंकि कल हम जब समझ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम एनालॉग पिंस में कोई माइक्रो कंट्रोलर की कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, 50 मिलीवोल्ट का ड्रॉप आपने देखा था। तो वो जो ड्रॉप होता है उसके कारण बहुत सारे एरर्स क्रिएट होता है। पर हम जब ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम लेते हैं जो I2C या SPI पे काम कर रहा होता है, तो वो फैक्ट्री कैलिब्रेटेड होता है। मींस जो भी डेटा I2C या SPI पे आएगा वो एनालॉग नहीं होगा, वो डिजिटल डेटा होगा, तो वो डेटा एकदम करेक्ट आएगा। तो ये बॉश का सेंसर है, जैसे एक प्रेशर सेंसर है, BMP 180, 240 एंड 280। ये सारे सेंसर जो है ये सारे I2C पे वर्क करते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं जो इजी टू अंडरस्टैंड है, वो है आपका मोबाइल का एक्सेलरोमीटर। अगर आप देखते होंगे, आप मोबाइल जब लेफ्ट या राइट टिल्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन रोटेट हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिक स्क्रीन जो रोटेशन होता है वो किस लिए होता है? क्योंकि उसके अंदर एक जायरोस्कोप या एक्सेलरोमीटर सेंसर लगा है, जिसको हम और भी मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं IMU सेंसर, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। तो ये जो सेंसर्स होता है, ये सेंसर्स भी आपका कनेक्टेड होता है I2C पे। क्योंकि आप इमेजिन करिए, आप आपका मोबाइल किसी भी ओरिएंटेशन में रखते हैं, वो आपका मोबाइल डिटेक्ट कर लेता है। तो आप सोचिए कितने सारे एनालॉग सिग्नल्स लगते होंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए। बट इन सच अ केस अगर आप उसको I2C पे कनेक्ट करेंगे तो आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही पिंस जाएंगे, सिर्फ SDA SCL, और आप इस पे आपका वो सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग ऑफ I2C इज दैट कि आप I2C में सिर्फ इन 2 पिंस में ही आप टोटल नंबर ऑफ 128 सेंसर्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्योरेटिकली। अभी आई थिंक प्रैक्टिकली 100+ सेंसर्स कनेक्ट किए हैं जो इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। आप सीधा I2C के ऊपर ही आप पूरे सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब पैरेलल कनेक्शंस, और वो सारे सेंसर से डेटा ले सकता है। ये प्रोटोकॉल ही ऐसा है कि ये सारे सिस्टम से एक साथ बात कर सकता है और डिजायर्ड डेटा कॉल कर सकता है, और किसी का भी डेटा फ्लैश नहीं होता। So only at 2 pins A4 and A5 we can connect 128 sensors. Yes sir, अगर आपने I2C लगाया तो बेसिकली I2C प्रोटोकॉल इज लाइक पोस्टल सर्विस। जैसे आप अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल मांगे तो जैसे आपका पोस्टमैन, एक ही कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं और वो किसी को भी जाके किसी का भी डेटा दे सकता है, वो एड्रेस डिलीवर सही जगह करता है, तो वो करता है एक एड्रेस के थ्रू। तो जितने भी I2C सेंसर्स होते हैं उन सबका एक यूनिक एड्रेस होता है। अगर वो एड्रेस ओवरलैप करता है तब इशू क्रिएट होता है। तो यूजुअली एड्रेस तो आप प्रोग्रामेबल होता है हर सेंसर्स का, तो आप उसको अलग अलग एड्रेस अगर आप डिफाइन कर देंगे, 128 एड्रेसेस अलग अलग आप दे देते हैं, तो आप किसी भी डेटा का किसी भी एड्रेस से आप ले सकते हैं और उसे प्रोवाइड भी कर सकते हैं। थर्ड जो सर ने पूछा था वो था UART का। तो UART का एप्लीकेशन, तो अभी सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि आपका ऑर्डिनो प्रोग्राम ही UART के थ्रू होता है। ये जो RxTx जो यहाँ पे आपने पिन देखी 0 and 1, ये है UART पिन। UART इज यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीविंग ट्रांसमिटिंग। सो बेसिकली इसका मतलब ऐसा होता है कि आपने जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आप मुझे बोल रहे हैं तो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो एट अ मोमेंट जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मैं ट्रांसमिट कर रहा होता हूँ डाटा, तो इट इज नोन एज TX फॉर ट्रांसमिशन। एंड आप लोग डेटा मेरा रिसीव कर रहे हैं, तो आपका जो पोर्ट चालू है वो है RX, दैट इज रिसीविंग। और सिमिलरली ये बाई डायरेक्शनल होता है, तो मैं जो बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो है UART का एग्जांपल, वो सबसे पहला यही है कि आप इस IC को UART के थ्रू ही प्रोग्राम करते हैं। आपका सिस्टम इसको RX TX पे डेटा भेजता है USB के ऊपर, और आपका माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम हो जाता है। इसके अलावा जब हम इसमें अगर वाईफाई, ब्लूटूथ या ऐसे कोई हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं, तो वो फॉर IoT एप्लीकेशंस या वायरलेस एप्लीकेशंस, वो एप्लीकेशंस भी इसका UART पे ही होता है, वो भी RX TX पे ही चलता है। बट RX TX पे कम्युनिकेट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। इसका सबसे पहला क्राइटेरिया है कि दोनों की जगह दोनों को पता होना चाहिए कि कितनी स्पीड में बात करना है। तो इसके अंदर होता है बॉड रेट, अलग अलग बॉड रेट। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज है 9600 बॉड रेट एंड 115200 बॉड रेट। बॉड रेट इज बेसिकली कि कितने अमाउंट ऑफ, जो हमने 8 बिट 32 बिट समझा था ना, कितने अमाउंट ऑफ बिट का डेटा पर सेकंड भेजना है, तो वो 9600 बिट्स पर सेकंड एक दूसरे को भेजेंगे।
इस बेसिस में वो आपस में समझ सकेंगे अपना डेटा, क्योंकि इन्हें क्लॉक की जरूरत नहीं है समझने के लिए, इसलिए एसिंक्रोनस है, क्योंकि इन्हें पता है कि 1 सेकंड में मुझे सिर्फ इतना ही डेटा आएगा, मुझे इतना ही डिकोड करना है, इसके आगे का डेटा अगले सेकंड के लिए। मैं एक बार आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ काइंडली? जी जी सर, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैंने एक्चुअली एनपीटीईएल के वेबसाइट से पढ़ाई की है इस IoT की, जहाँ पे प्रोफेसर सुदीप मिश्रा का वीडियोस हैं फ्रॉम IIT खड़गपुर, और वो जो आप क्लासिफिकेशन बता रहे हैं बिल्कुल सटीक है। जस्ट एक जगह मुझे लगता है इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, वो है ये जो UART है या SPI है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, या फिर इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये है वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम इन केस ऑफ IoT। और आप जो कह रहे हैं LoRa या फिर ब्लूटूथ या फिर वाईफाई या फिर WiMAX, ये है वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम फॉर कनेक्टिंग नोड्स टू द IoT सिस्टम और फॉर कनेक्टिंग टू डिफरेंट IoT सिस्टम्स। तो ये दोनों ही कम्युनिकेशन मीडियम है। एक कैटेगरी है वायर्ड, जिसमें आते हैं UART, I2C, SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, और वायरलेस में आते हैं LoRa या फिर वाईफाई या फिर ब्लूटूथ एक्सेट्रा। इसमें हम UART, SPI और सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस के साथ हम इथरनेट भी कभी कभी लिखते हैं। जी 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 सर। हाँ सर, जस्ट इतना ही बोलना था। थैंक यू। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, थैंक यू सर, इसको मैं याद रखूंगा। एक्चुअली ना इस पॉइंट में एक मेरी भी छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैं ना एक चीज समझाना भूल गया था कि मतलब जब मैंने आपको बोला था कि इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, ये सब कम्युनिकेशन के थ्रू IoT हम कनेक्ट करते हैं, तो मैं आपको एक चीज ये बताना भूल गया था कि मैं मतलब आपकी बात पे ऐड कर रहा हूँ कि ये जो वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, लोरा जो भी मैंने बोला, ये सारे ना एज अ मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल मीन्स एक एक्स्ट्रा इंडिविजुअल हार्डवेयर होता है। तो जब हम इन हार्डवेयर को ऑर्डिनो से कम्युनिकेट करने की बात करते हैं ना, क्योंकि लोरा, वाईफाई, जिगबी ये इंटरनेट से अलग टाइप का कम्युनिकेशन बनाएंगे, वायरलेस, वायर्ड, इनको जैसा बनाना है वैसा बनाएंगे। पर जब इन मॉड्यूल से कम्युनिकेशन करने की बारी आ जाती है, तब हमें ये UART, SPI, I2C की जरूरत पड़ती है। जैसा अभी आपने बोला कि जैसे इथरनेट भी वायर्ड कम्युनिकेशन में आता है, तो जो इथरनेट है ना वो भी SPI पे चलता है। इथरनेट डायरेक्टली आजकल बहुत सारे कंट्रोलर्स में अवेलेबल है, बट यूजुअली इन केस ऑफ ऑर्डिनो आपको SPI के ऊपर एक इथरनेट मॉड्यूल लेना पड़ेगा और फिर आपको वो इंटरफेस करना पड़ेगा। सिमिलरली आप UART से वाईफाई का मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं और फिर ओवर द वाईफाई आप कम्युनिकेशन कर सकते हो ओवर द UART, अलग एक मॉड्यूल से बात करके। तो बात घूम फिर के मतलब वो आ जाती है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पहले मल्टीपल हार्डवेयर अलग अलग जोड़ना पड़ता था, रैम, माइक्रो प्रोसेसर, DMA, EEPROM, फ्लैश, ऐसा। तो आज की तारीख में ये थोड़ा सा इजी हो गया, वैसा हो गया कि आपको सिर्फ अब इंटरफेस ऑप्शंस आपस में जोड़ने पड़ते हैं। आपका माइक्रो कंट्रोलर मेन दिमाग हो गया, ब्रेन हो गया, पर जैसे मुझे बात करने के लिए मेरा माउथ चाहिए, मुझे सांस लेने के लिए मेरे नोज चाहिए, तो वैसे ही बात करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को कुछ इंटरफेस चाहिए। तो वो इंटरफेस वाईफाई हो सकता है, जिगबी हो सकता है, पर इंटरनली वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, वो ये लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स के 2 लेवल एम्बेडेड सिस्टम्स से कनेक्टेड है, SPI, UART, I2C। तो ये आपने, थैंक यू सर पॉइंट आउट करने के लिए, मैं ये समझाना भी भूल गया था और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, थैंक यू सर। हाँ सर, आप काफी पेशेंटली हमारी सारी क्वेरीज पे एड्रेस कर रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। एटलीस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खराब लग रहा है या फिर आप गुस्सा हो जा रहे हैं। नहीं, आप हमारी छोटी क्वेरी को भी लेके एड्रेस करें, ये बहुत बड़ी चीज है सर, जनरली लोग करते नहीं है वीडियो में आजकल। हाँ सर, एक्चुअली मतलब मेरा काम तो यही है कि मेरे को आपको जितना इजीली आपको सिखा सकूं उतना बेटर रहेगा ना, क्योंकि ज्यादा कम्युनिटी में लोग आएंगे तो फीडबैक ज्यादा आता है ओवरऑल। ऑर्डिनो भी बेसिकली कम्युनिटी है, आप ऐसा नहीं सोचे कि आप नए हैं तो आपको नहीं आएगा। ऑर्डिनो की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको फोरम्स मिलेंगे। अगर आप उसमें बहुत इजी छोटे छोटे क्वेरीज भी पूछेंगे ना, तो आपको मोर देन 10-20 पीपल्स इंस्टेंटेनियसली रिप्लाई देने के लिए रेडी होंगे। बट कुछ क्राइटेरिया पे आपको स्टैंड करना पड़ेगा, उनके कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, सारे डिटेल्स अगर आपने दिए हैं तो आपको आंसर्स भी मिलेंगे। तो इट्स बेसिकली एक बड़ा सा कम्युनिटी है, सोशल गैदरिंग है ओवर द इंटरनेट, जिस पे आपके क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं और आप लोगों से आपका प्रोजेक्ट्स भी शेयर कर सकते हैं कि मैंने कुछ स्पेशल बनाया है, तो आप फोरम्स में जाकर सबमिट करें। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा सबमिट करें, ताकि मोर और मोर डेटा मिले, ऑर्डिनो को ज्यादा फेमस हो, ज्यादा इजी एक्सेसिबल हो लोगों को। चलिए खैर, मेरे ख्याल से अभी तक आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। सो ये 3 मेन प्रोटोकॉल्स हैं, SPI, I2C एंड UART, जो ऑर्डिनो में यूज होते हैं। उसके अलावा बेसिक लेवल और एनालॉग रीडिंग, PWM, ये सारी चीजें जो है ये भी हम प्रैक्टिकल के टाइम में और ज्यादा समझेंगे। सर आदित्य सर, मेरा एक और डाउट है, अगर आप काइंडली। जी सर बोलिए। सर जब हम सेंसर डिप्लॉय करते हैं तो ज्यादातर सेंसर सर एनालॉग डेटा रीड करते हैं,
है ना जी करेक्ट। लेकिन हम जिस प्रोसेसर में से प्रोसेस करते हैं एटमेगा हो या फिर कोई और माइक्रो प्रोसेसर हो वो तो डिजिटल समझता है, तो हमें एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जी सर। इस पूरे मॉड्यूल में ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कहाँ होता है, या फिर इस एड्रीनो मॉड्यूल को सेंसर डिजिटल डेटा कन्वर्ट करके ही भेजते हैं, ये मेरा प्रश्न है आपसे। देखिए अभी मैंने जो बॉश का एग्जांपल लिया था टेम्परेचर प्रेशर सेंसर, उसमें तो यही होता है कि वो खुद डिजिटल बना देता है ना। वो ज्यादा प्रेफर्ड इसलिए भी होता है क्योंकि उसमें फिर वो वोल्टेज ड्रॉप एंड वो सारी क्राइटेरिया नहीं होती जो कल हमने इनपुट इम्पीडेंस देखा था। बट अगर अब यहाँ पे एनालॉग सिग्नल ही हमें इनपुट लेना है तो ये एनालॉग सिग्नल जो है यहाँ पे ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही चेंज होता है। बेसिकली एक लैडर सर्किट जो हमने पढ़ा था बेसिक, वैसा ही होता है इसमें। टोटल नंबर ऑफ एनालॉग कन्वर्जन मीन्स अगर आपका सिग्नल 0 to 5 वोल्ट है, क्योंकि ये पूरा बोर्ड 5 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, आपका एनालॉग सिग्नल भी 0 to 5 वोल्ट ही हो सकता है, मैक्सिमम 5 वोल्ट के ऊपर वो रीड नहीं कर सकता। तो इसके अंदर जो एडीसी लगा है वो 10 बिट का एडीसी लगा है। So 10 bit ADC will what it will do is that total analog signal जो 10 to 5 volts है उसको total 1024 steps में बांट देगा 2 raised to the power 10। तो 1024 अगर आप बांटेंगे तो आप 5000 मिलीवोल्ट्स को अगर आप 1000 से डिवाइड करते तो 5 मिलीवोल्ट्स का रेंज मिलेगा। सो ऑर्डिनो के अंदर तो स्टिल इट इज वर्किंग ऑन डिजिटल सर्किटरी। सो व्हाट इट विल डू, अगर मैंने मान लेते हैं मैंने 5 वोल्ट सिग्नल इनपुट दिया है कोई भी एनालॉग पिन में, इनमें से किसी भी एनालॉग पिन में आई हैव गिवन 5 वोल्ट इनपुट। सो इफ आई गिव 5 वोल्ट इनपुट ऑर्डिनो वोंट रीड इट एज 5 वोल्ट, ये उसको 5 वोल्ट नहीं रीड करेगा, इट विल रीड इट एज अ 1024 द हाईएस्ट पॉसिबल टू raised to the power 10 वैल्यू। इफ आई विल गिव 0 वोल्ट देन इट विल रीड इट एज 0। ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप टेंशन ना ले, क्योंकि अभी हम इसका प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और कुछ डाउट किसी को? एक्सक्यूज मी सर। जी सर बोलिए। सर एक डिफरेंस बताइए, जैसे ESP32 है और ये आर्डिनो बोर्ड है, सर इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? देखिए सर ये है ना, मैं सेशन के एंडिंग में एक बार डिस्कस करूंगा और कल भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो आई विल स्किप दिस क्वेश्चन। एंड दूसरा कि है ना, आप हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम रन आउट हो रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकल्स भी है हमारे पास, तो अभी आपके जितने भी डाउट्स हैं आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। सेशन के एंडिंग में अगर हुआ तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, सेशन के एंडिंग में उसे कवर अप कर लेंगे, है ना। तो अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपके जितने भी डाउट्स हैं आप अभी नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डिनो के दूसरे बोर्ड्स भी होते हैं। ऑर्डिनो ऊनो जो है सबसे मोस्ट फेमस बोर्ड है, बट इफ यू वांट मोर पावर, इफ यू वांट मोर पिन्स, इफ यू वांट मोर रैम फ्लैश एवरीथिंग, इफ यू वांट समवॉट मोर यू कैन गो फॉर ऑर्डिनो मेगा। नाउ एज यू कैन सी द बोर्ड इज ऑलरेडी बिगर, ये बोर्ड पहले से ही बड़ा है। अगर आपको ज्यादा इसमें ज्यादा पिन्स, इसमें सारी चीजें ज्यादा है, इसमें आपको एनालॉग पिन्स भी बहुत सारी मिलती है, अराउंड 16 एनालॉग पिन्स मिलती है आपको यहाँ नीचे, जहां आपको ऑर्डिनो में 6 मिल रहे थे उसके जगह। इसमें आपको यूआर्ट भी बहुत मिलती है, आपको इसमें 4 यूआर्ट मिल जाते हैं जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसमें I2C SPI भी अवेलेबल है और इसमें ओवरऑल PWM सिग्नल्स भी बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो जब आपको ज्यादा परफॉर्मेंस, इफ यू वांट मोर परफॉर्मेंस, मोर फास्टर प्रोसेसर, यू कैन गो फॉर एटमेगा 2560। ये थोड़ा सा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू ऊनो, बट जस्ट टू शो कि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, मैं आपको ये शो दिखाने के लिए किया था। इसमें टोटल ऑफ 54 नंबर ऑफ पिन्स आर अवेलेबल, मोर देन आई थिंक 56 GPIOs एंड डिजिटल GPIOs आर अवेलेबल इन दिस पिन। इसमें भी रीसेट बोर्ड, इन USB सर्किटरी, पावर सर्किटरी, सब कुछ इनबिल्ट होता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करने वाले हैं वो है C++, जो यूजुअली ऑर्डिनो के अंदर यूज होता है। सो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन अब हॉल्ट करना चाहूँगा। इस लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा समझाने से बेटर मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि जैसे इंग्लिश, हिंदी एंड हमारी जो लैंग्वेजेस है वो कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होती है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। बेसिकली ये भी सेम ही लैंग्वेज है, बस इनकी भाषा थोड़ी अलग है। इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी से डिफरेंट है, पर ओवरऑल दोनों का मीनिंग सेम ही है। वैसे ही C++ का भी मीनिंग सेम है, बस हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो हमारी भाषा नहीं समझ सकता है, बेसिक इंग्लिश, बेसिक हिंदी वो नहीं समझ सकता, तो हमें थोड़ा सा हम दी लैंग्वेज को मैनिपुलेट करना पड़ता है ताकि वो समझ सके। हम रोज अपनी लैंग्वेजेस में, हिंदी के बीच में, इन रेगुलर लाइफ वी कम्युनिकेट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश मिक्स, हिंदी इंग्लिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So similarly in C++ also there are some times where simple English sentence can also be used in a simple basic manner, but not always. So
sometimes what we have to do is that we have to learn some syntax in new languages. We have to learn grammars of the new languages. So basically C++ also has some grammars. The more you learn, the more better you understand, and the more efficient and more faster you will write your codes. तो जो आपका कोड है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं इजीली. तो इसके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है और बहुत सारा ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल है. आई विल सजेस्ट कि आप आपके फ्री टाइम पे देखें, आप अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ओवरऑल एक लैंग्वेज को सीखने के लिए उसको देखना, उसको पढ़ना, उसको लिखना जरूरी है. अदरवाइज आप वो लैंग्वेज नहीं सीख सकते. कोई भी 1 घंटे 2 घंटे या इवन 1 वीक के सेशन में भी आपको कोई लैंग्वेज नहीं सिखा सकता अगर आप उसको रेगुलर लाइफ में रेगुलरली यूज ना करें और खुद कुछ एरर्स में ना आके अटके. तो चलिए ये वाला जो सेशन था थ्योरी वाला सेशन में यहीं पर ही हॉल्ट कर रहा हूँ. अब इसके आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूँ. मैं आई थिंक मैं थोड़ा सा फास्ट चल सकता हूँ आप लोगों के कंपैरिजन पर. आपको रिकॉर्डेड सेशन बाद में मिलेगा तो यू कैन रिवॉच दिस सेशन अगर मैं कुछ मिस करता हूँ. तो सबसे पहले जो आपको जाना है वो है arduino.cc वेबसाइट, जो मैंने आपको कल बताया था. आई होप आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने डाउनलोड कर लिया हो. अगर नहीं किया है तो आप मेरे साथ भी ये साथ में पैरेलल एक्सेस कर सकते हैं. arduino.cc के अंदर आप सॉफ्टवेयर्स में जाइए. सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा नीचे. ओके, इसमें आप विंडोज 7 या न्यूअर एडिशंस को सिलेक्ट करिए. Arduino IDE. IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है ये जिसके थ्रू आप Arduino प्रोग्राम कर सकते हैं. तो आप Arduino को यहाँ पे क्लिक करेंगे. ठीक है, इसमें आप जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा. मीनवाइल जब तक आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको मेरा जो कैमरा है वो भी ऑन करता हूँ. मेरे सामने एक Arduino बोर्ड फिजिकली अवेलेबल है तो मैं आपको मेरा Arduino बोर्ड दिखा सकता हूँ. ठीक है, तो देखिए मेरे हाथ में जो है ये है एक Arduino का बोर्ड. ठीक है, इसका फॉर्म फैक्टर बहुत छोटा होता है, आप देख सकते हैं इसका साइज बहुत छोटा है. पीछे साइड से वाइट कलर का होता है और इसमें अपने Arduino का लोगो बना हुआ होता है पीछे से साइड, आप देख सकते हैं. एंड सिमिलरली इन द फ्रंट ये आपका USB हो जाता है. ये आपका USB पोर्ट है, इसके सामने आप USB कनेक्ट कर सकते हैं. ये आपका पावर DC जैक पोर्ट है. ये आपकी मेन कंट्रोलर IC है. इसके अलावा एक छोटा यहाँ पे USB प्रोग्रामर इसके अंदर लगा हुआ है. ये इसका एक क्रिस्टल है और एक छोटा सा क्रिस्टल इसके साइड में यहाँ पे लगा हुआ है जो कैमरे में ज़्यादा इजीली विजिबल ना हो शायद, बट स्टिल इसे प्रोग्राम करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ USB केबल चाहिए रहती है जिसे हम बोलते हैं USB A to B केबल. एक साइड से तो ये नॉर्मल USB ही होती है, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट. एक साइड से ये नॉर्मल USB होती है, ठीक है, बट दूसरे साइड से इसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इसको बोलते हैं B टाइप कनेक्टर. ये यूजुअली प्रिंटर्स में कनेक्ट होती है. सो अगर मैं इस Arduino को मैं अपनी यहाँ पे अपने सिस्टम पे कनेक्ट करूंगा. आपको मेरा कैमरा विजिबल है ना? वीडियो विजिबल होगा आई थिंक. यस. ओके, तो देखिए इसमें 2 LEDs जल रही है. यहाँ पे एक ग्रीन LED जल रही है और यहाँ पे एक ऑरेंज LED ब्लिंक हो रही है, ऑन ऑफ. सो नाउ व्हाट दिस ग्रीन LED ओवर हियर शोज कि इसमें पावर आ रहा है और Arduino हमारा ऑन है. देयर इज प्रॉपर पावर एंड एवरीथिंग इज वर्किंग. Then this blinking LED is the code which is default written on your Arduino Uno. ये जो कोड है ये डिफॉल्ट आता है जब आप नया Arduino खरीदेंगे तो उसके अंदर ये कोड पहले से डला हुआ आता है कि इसकी ये वाली LED ब्लिंक हो. ये LED जो है this LED is internally connected to pin number 13 of your Arduino. तो ये जो साइड में पिन्स देकर रखी है ना, इसमें पिन नंबर जो 13 है जो यहाँ होती है इस साइड LED की जस्ट साइड में, वो उससे इंटरनली कनेक्टेड है. सो this program is written as कि पिन नंबर 13 को ऑन ऑफ करो हर 1 सेकंड में. So that is why our LED is glowing for 1 second and switch off for 1 second. Now अगर मैं वापस इस अभी कैमरे को कुछ देर के लिए साइड में कर देते हैं. जब मैं इस Arduino बोर्ड को अपने सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ तो ये डिवाइस मैनेजर एक पार्ट होता है. अगर आप आपके विंडोज मतलब स्टार्ट मेन्यू पे जाए और टाइप करें डिवाइस मैनेजर, ये एक्चुअली मेरे दूसरे वाले सिस्टम दूसरे मॉनिटर पे दिख रहा है. सर, ये जो मैंने अपना जो Arduino Uno कनेक्ट करता तो वहाँ पे ना वो TX वाला इंडिकेटर जल रहा है. TX वाला वो क्या कुछ इंडिकेट कर रहा है क्या? नहीं सर, आपने फिर पुराना कोई कोड डाला हुआ होगा और वो डेटा भेज रहा है. आपने सीरियल का कोई कोड डाला होगा उसमें. अच्छा ठीक है, ये पुराना है यूज. हाँ पुराना कोड है इसलिए चल रहा होगा. कोई बात नहीं, वो अपन अभी सॉर्ट आउट कर लेंगे.
तो ये जो है ये मेरा डिवाइस मैनेजर है। डिवाइस मैनेजर जाने के लिए मल्टीपल शॉर्टकट्स इजीली अवेलेबल है, बट द मोस्ट इजीएस्ट है कि आप या तो गूगल कर लें या आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप कर लें। यहाँ पे आप टाइप करना चाहेंगे डिवाइस मैनेजर, तो आपको ये ओपन हो जाएगा डिवाइस मैनेजर। अब डिवाइस मैनेजर्स में आपके जितने भी सिस्टम में जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है आपको वो सारे यहाँ पे दिखेंगे, बट हमारा जो डिवाइस जो ऑर्डिनो ऊनो है वो आता है पोर्ट्स के अंदर, com.lpt पोर्ट्स, ये एज ए सीरियल पोर्ट एक्ट करता है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डिनो ऊनो मेरा ड्राइवर इंस्टॉल्ड है। अगर मैं इस ड्राइवर को मैन्युअली अनइंस्टॉल करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये मैंने ड्राइवर अनइंस्टॉल कर दिया, और अगर अब मैं इसको स्कैन करता हूँ तो ये एज अ अदर डिवाइस आता है। यहाँ पे आपको अदर डिवाइस करके एक पोर्ट आएगा। एक्चुअली मेरे इसमें ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे वापस इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, मेरे इसमें वो प्रॉब्लम शो नहीं हो पाएगी। बट ओवरऑल बात ऐसा होगा कि इन प्लेस ऑफ पोर्ट्स यहाँ पे ऑर्डिनो ऊनो या ऐसा ही कुछ लिखा आ रहा होगा, और उसके सामने एक एक्सक्लेमेटरी मार्क बना हुआ होता है येलो कलर का, मीन्स द ड्राइवर आर नॉट इंस्टॉल। तो वो ड्राइवर कब इंस्टॉल होंगे? अगर आपने ओरिजिनल ऑर्डिनो खरीदा है, मीन्स नॉट अ चाइनीज कॉपी, फर्स्ट चाइनीज कॉपी, तो आप जब ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जब आपने डाउनलोड कर लिए फाइल, इस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन के लिए ओपन होगा। एक मिनट रुकिएगा। तो बेसिकली देखिए, अगर आपने ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया होगा, वो थोड़ा ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टी मैं ना वो इंस्टॉलेशन वाला फाइल जूम पे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, वो दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। पर मैं आपको सिंपल वॉक थ्रू कर देता हूँ, इसमें कोई स्पेसिफिक कुछ लर्न करने का है नहीं। वहाँ पे बस एक इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा, जैसे आपका आईडी का विंडो ओपन होगा, वहाँ पे एक इंस्टॉल नाउ का एक बटन आएगा। आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो इट विल बी अराउंड 5 to 10 मिनट्स, आपके जितने भी ड्राइवर्स है, जितने भी सॉफ्टवेयर, सब इंस्टॉल होगा। बट इन बिटवीन इंस्टॉलेशन इट विल आस्क सम परमिशंस, वो बीच में कुछ परमिशंस मांगेगा, तो यू जस्ट हैव टू डू यस, यू हैव टू ऑलवेज क्लिक ऑन यस यस यस। इट विल आस्क फॉर लाइक 4 to 5 टाइम्स, 4 से 5 बार वो आपसे पूछेगा कुछ परमिशंस के लिए, आप हर बार उसे यस कर लेंगे। तो उसके बाद जब इंस्टॉलेशन के बाद आप डिवाइस मैनेजर ओपन करके देखेंगे तो आपको कॉम पोर्ट यहाँ पे ऑर्डिनो ऊनो यहाँ पे ऐसा डिटेक्ट होने लग जाएगा। अगर आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं तो अगर आपको अभी तक कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वापस आगे बढ़े। अब ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर में ओपन करूंगा। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, बोलिए सर। आपने जो यूएसबी पोर्ट बताया, वन एंड कनेक्टेड टू आर्डिनो एंड अदर एंड कंप्यूटर में कहाँ कनेक्ट है सर? इन एनी यूएसबी पोर्ट, आपका यूएसबी पोर्ट होगा ना आपके सिस्टम पे। अच्छा, आप कोई भी यूएसबी पोर्ट पे लगा लीजिए। ओके, थैंक यू सर। बिकॉज़ सर आई एम जस्ट बिगिनर इन दिस फील्ड, सो नो प्रॉब्लम, श्योर, बिल्कुल सर, अच्छे क्वेश्चन पूछने चाहिए सर। एक्सक्यूज मी सर, ये डाउनलोड करने के बाद, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद सर आगे क्या करना है इंस्टॉल करने के लिए? मैम आप आगे नेक्स्ट पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको उसमें दिख जाएगा। एक्चुअली मैं ना शो नहीं कर पा रहा हूँ मेरे इसमें, मैं आपको एक काम करिए, रुकिए, आपका सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या मैम आपका? सर वो डाउनलोड तो हो गया सर, उसको डबल क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारी फाइल्स आ जाती हैं सर उसके अंदर। आपने फिर गलत फाइल डाउनलोड कर ली मैम, आपने गलत आई थिंक .exe फाइल नहीं डाउनलोड करी। हाँ, आपने zip फाइल डाउनलोड कर लिया मैम। आप एक बार वापस सॉफ्टवेयर जाइए। ओके सर, इसमें जिप फाइल नहीं करनी, exe फाइल? हाँ, ये ऊपर वाली फाइल ही करनी है आपको, Win7 एंड न्यूअर। ये जिप फाइल मत करिएगा डाउनलोड, आप ये ऊपर वाली ही करिए डाउनलोड, Windows 7 या न्यूअर एडिशन। वापस बैक टू बेसिक। आप है ना, इफ यू वांट मोर डिटेल्स कि कैसे इंस्टॉलेशन करें या क्या करें, देयर इज दिस गाइड ऑप्शन, ऑर्डिनो CC/guide। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर मिलेंगे कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। ये है ऑर्डिनो इंस्टॉलेशन गाइड। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देकर रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप विंडोज में इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप विंडोज पे क्लिक करें, तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि आपको सबसे पहले ये ऐसा एक मेन्यू ओपन होगा जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, तो ये सारे चीजें सिलेक्टेड होनी चाहिए और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
इसके बाद इंस्टॉलेशन लोकेशन पूछता है वो, वेयर यू हैव टू इंस्टॉल योर सॉफ्टवेयर, सो लेट इट बी डिफॉल्ट एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। वंस द इंस्टॉलेशन इज डन, ये वाला प्रोसेस जब पूरा हो जाए, ये ब्लू बार रीच एंड तक रीच कर जाए, आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आप जब फिर आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे तो आपको ऑर्डिनो का साइन आपके सामने दिखेगा, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑर्डिनो, जैसे आपको ऑर्डिनो का साइन दिखेगा। सो आई एम जस्ट स्किपिंग अहेड, और मैं अब यहाँ पे ऑर्डिनो ओपन कर रहा हूँ। जब मैं सबसे पहले ऑर्डिनो ओपन करूंगा, सो सबसे पहले ऑर्डिनो जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर, इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो। सो ये अभी मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। ये मेरा ऑर्डिनो ओपन हो गया, ठीक है। ये इसका सबसे पहला, या तो आपको ये मिलेगा या आपको एक से ब्लैंक पेज मिलेगा। बेसिकली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक। जब आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ ग्रीट होगा, एम्प्टी पेज। सो ये है आपका ऑर्डिनो का आईडी ही, इसमें है आप प्रोग्राम करेंगे आपका जो भी सिस्टम है सब कुछ। सबसे पहली चीज हमें करनी चाहिए वो है कि हम ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर को ये समझाएं कि हम कौन सा बोर्ड यूज कर रहे हैं। जब मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसके मल्टीपल टाइप्स ऑफ बोर्ड होते हैं ना, इसके बाद ही मैंने दूसरा एक बोर्ड बताया था आपको। इसके अलावा इसमें इस ऑर्डिनो मेगा बोर्ड अवेलेबल है, ऑर्डिनो उनो बोर्ड्स अवेलेबल है। तो देयर आर मेनी नंबर ऑफ ऑर्डिनो बोर्ड्स मार्केट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। सो सबसे पहले हमें इस सॉफ्टवेयर को ये बताना पड़ेगा कि हमारा बोर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे टोटल 3 नंबर ऑफ रोज है। पहले रोज में लिखा है फाइल, एडिट, स्केच, टूल्स, हेल्प। ये है हमारी मेन्यू अलग अलग। अगर आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो एक नया मेन्यू ओपन होगा, एडिट में नया, स्केच में नया, टूल्स में नया और हेल्प में नया। इसके अलावा नीचे वाली जो लाइन है इसमें अगर मैं ये यहाँ पे होवर करूँ तो मेरे को कुछ नए बटन्स मिलेंगे। इसका मतलब है वेरीफाई, इसका मतलब है अपलोड, ये है न्यू फाइल, ये है ओपन और ये है सेव। अब इनका मतलब ये है कि जब हम कोड लिखेंगे, जब कुछ टाइप करेंगे तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमने हमारा कोड सही लिखा कि नहीं लिखा। तो अगर मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो मेरा कोड वेरीफाई हो जाएगा। ये कंपाइलिंग होना चालू हो गया है, ग्रीन बार शो कर रहा है, वो वेरीफाई कर रहा है कि मेरा कोड सही है कि नहीं। तो राइट नाउ मेरे कोड में कुछ नहीं लिखा, ये डिफॉल्ट कोड है, तो ये जस्ट नो मतलब ओके बता के हॉल्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसके साइड में अपलोड बटन। अगर मैं अपलोड बटन पे क्लिक करता हूं तो ये कोड वेरीफाई, प्रोग्राम और सब कुछ एक साथ कर देगा। मींस पहले कंपाइल करेगा, देन वेरीफाई करेगा और फाइनली हमारे ऑर्डिनो बोर्ड के अंदर अपलोड भी कर देगा अगर आपकी सेटिंग सारी सही है तो। इसके अलावा सिंपल कोड से नया फाइल ओपन करने के लिए ओपन या सेव वाले बटन से। और इसके अलावा एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इसके राइट हैंड साइड में, दिस इज कॉल्ड सीरियल मॉनिटर। सीरियल मॉनिटर का क्या काम है अभी मैं कुछ देर बाद बताऊंगा, अभी आपको नहीं समझना है उसका काम। फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि आपको जाना है टूल्स में। टूल्स के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, पर हमें जिस ऑप्शंस को ध्यान देना है वो है बोर्ड। आपका ये वाला मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है मेरे मेन्यू के जगह, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मॉडिफाइड है ऑर्डिनो, पर आपको उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर आपको जाना है बोर्ड्स पे। ये बोर्ड के अंदर आपको अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्डिनो एवीआर बोर्ड्स के ऑप्शंस में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डिनो बोर्ड्स मिलेंगे। ऑर्डिनो जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ ऑर्डिनो बोर्ड्स ही सपोर्ट नहीं करता है, इसके अलावा दूसरे बोर्ड्स भी सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक दूसरा बोर्ड डाल के रखा है ESP नाम का। सो ये अभी हम नहीं समझेंगे, हमें बस जाना है ऑर्डिनो एवीआर बोर्ड्स। अब यहाँ पे इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डिनो बोर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में, तो आपको आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है। सबसे पहले वो है ऑर्डिनो या जेनुइनो उनो। ये बोर्ड के ऊपर भी लिखा रहता है आपके बोर्ड का नाम। तो हमारा बोर्ड जो है वो है ऑर्डिनो उनो। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, उसके साथ में मैं कैमरा भी ले लेता हूँ। ओके, सो कैसे सिलेक्ट करें आपका बोर्ड सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप जाके यहाँ पे जब बोर्ड सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये नाम इसके यहाँ पे भी लिखेगा ऑर्डिनो उनो। एक मिनट इसको हटा दूं मैं, ये ऑर्डिनो उनो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ये ऑर्डिनो उनो। इसके अलावा पीछे भी आपको उसका पूरा डिटेल मिलेगा, बहुत स्मॉल लेटर से तो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, पर बेसिकली आपके बोर्ड पे आपके बोर्ड का नाम लिखा होता है। तो वो बोर्ड आप टूल्स में आके सिलेक्ट कर लें, मैंने सिलेक्टेड है, सही है। इसके अलावा दूसरा आपको टूल्स में जाके सिलेक्ट करना है कॉम पोर्ट। अब ये पोर्ट ही आपको बताएगा कि आपका बोर्ड यूएसबी पे कनेक्टेड तो है, पर कौन सा यूएसबी पे कनेक्टेड है। तो जब हमने डिवाइस मैनेजर खोला था तो यहाँ पे हमने जब पोर्ट्स के अंदर देखा था तो इसके आगे कुछ लिखा था, ये है COM3। नाउ जब भी आप एक नया बोर्ड कनेक्ट करेंगे या आप इसमें मल्टीपल बोर्ड्स कनेक्ट करेंगे तो आपको हर बार एक नया कॉम पोर्ट मिलता है। तो आप डिवाइस मैनेजर में आपको कॉम पोर्ट चेक करें कौन सा है, टूल्स में आइए और यहाँ पे आपका कॉम पोर्ट सिलेक्ट कर लीजिए COM3।
अगर आपने ऑर्डिनो, आपके हार्डवेयर में पॉसिबल है कि एक इंटरनल पोर्ट भी अवेलेबल हो, तो यहाँ पे शायद COM1 से भी कुछ आ रहा हो, तो आप उसको इग्नोर करें। अगर उसके आगे ऑर्डिनो जेनिनो उनो लिखा है तो ही आपका ऑर्डिनो वाला बोर्ड है। अगर आपने ओरिजिनल बोर्ड लिया है तो आप ये ऑर्डिनो बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, COM पोर्ट। सो नाउ आपका प्रोग्रामिंग का अपलोडिंग वाला सेशन हो गया। आपने बोर्ड सिलेक्ट कर दिया, आपने उसका COM पोर्ट सिलेक्ट कर दिया कि कहाँ पे बोर्ड पे डेटा डालना है। अब जो सबसे पहला काम है एक कोड इसके अंदर अपलोड करना। तो हमारा बोर्ड अभी डिफॉल्ट मोड पे चल रहा है। यहाँ पे जो हमारा बोर्ड है ये भी सिर्फ ब्लिंकिंग मोड पे चल रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एलईडी ब्लिंक कर रही है। तो एक काम करते हैं, यही कोड वापस डालने की कोशिश करते हैं इसमें, ताकि हम ये चेक कर सके कि हमारा बोर्ड में कोड इजीली डलता है कि नहीं। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक एग्जाम्पल फाइल है। तो ऑर्डिनो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स फाइल्स अवेलेबल है आपको। तो आप एग्जाम्पल्स ओपन करने के लिए सबसे पहले जाएंगे फाइल्स में। इसके अंदर आप एग्जाम्पल्स नाम के टैब में आएंगे तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर मिल जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, पर हमें सबसे पहले बिल्ट इन एग्जाम्पल के बेसिक से चालू करना है। हम बेसिक्स में जाके सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ब्लिंक। जो ब्लिंक कोड है, ये कोड है ओरिजिनल कोड जो अभी ऑर्डिनो में डला हुआ है। ये कोड यहाँ से यहाँ तक चालू होता है। ये जो अनहाइलाइटेड एरिया दिख रहा है ग्रे कलर का जो है पार्ट, ये कमेंट आउट पार्ट है। मतलब इसमें कुछ डिटेल दिया हुआ है जो कोड के अंदर प्रोग्राम नहीं होगा। ये सिर्फ हमारे लिए कि हम समझ सके कि इस कोड के अंदर क्या लिखा है, इसलिए कमेंट आउट पार्ट में लिखा हुआ है। सिमिलरली ऑर्डिनो के दो मेन पार्ट होते हैं, जैसे हमारे एक्चुअल दो पार्ट्स होते हैं। हम जब किसी काम को करने जाते हैं तो हमारा सबसे पहले मेंटेलिटी ये होता है कि हमें क्या डिजायर्ड नेसेसरी टूल लगने वाला है और किस टूल का क्या काम है। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूंगा कि जाके खाना बना दो, तो आई एम श्योर उसको टूल्स ही नहीं पता कि कौन से टूल्स का क्या यूज करना है और खाना बनाने के लिए क्या यूज करना चाहिए। बट अगर एज अ अडल्ट में किसी को बोलता हूँ कि खाना बनाना है, तो उसे पता है कि सबसे पहला जो गैदरिंग काम है उसको इंग्रेडिएंट्स और उसको टूल्स अरेंज करना है, उसको सामान अपने सब साथ में लाना है। तो जो वॉइड सेटअप वाला काम है, ये दो अलग अलग फंक्शन है। ऑर्डिनो पूरा का पूरा ऑर्डिनो इन दो फंक्शन में वर्क करता है। जो वॉइड सेटअप का काम है, ये है वन टाइम काम। सेटअप काम मतलब एक बार काम। खाना बनाने से पहला काम ये है हमारा कि हम सारे टूल्स अपने आसपास लाके रख दें, सारी मसाले, सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हमें लगने वाला है सब हमारे पास आके रख दें, ताकि हमें बार बार वो ढूंढना ना पड़े। तो जो वॉइड सेटअप का काम है एग्जैक्टली वही है। ये जब भी हम ऑर्डिनो का कोड रन करेंगे, ये पार्ट सिर्फ एक ही बार रन होता है और ये ऑर्डिनो को बताता है। जैसे यहाँ पे पिन मोड, मतलब पिन का क्या काम है। पिन का काम ये है कि जो एलईडी बिल्ट इन वाली जो पिन है, ये इंटरनली डिफाइंड है एज ए 13। अगर मैं इसको 13 लिखता हूँ तो भी सेम बात है, क्योंकि इसके अंदर GPIO 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, GPIO 13। तो जो पिन है हमारी वो है 13 और उसका काम क्या होने वाला है, आउटपुट। तो मैंने यहाँ पे पिन मोड में डिफाइन कर दिया कि भैया हमारी पिन नंबर 13 जो है वो है आउटपुट। इसको अगर मैं यहाँ से अगर इनपुट लिखता हूँ तो ये एज ए इनपुट एक्ट करेगी। अब ये आउटपुट नहीं, ये एज ए इनपुट एक्ट करेगी। बट एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि इनपुट ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, एलईडी बिल्ट इन ब्लू कलर में हाईलाइटेड है। तो ये ब्लू कलर में क्यों हाईलाइटेड है, क्योंकि ये मैंने करेक्टली लिखा है। अगर मैं इसको स्मॉल में लिखता, जैसे मैंने इनपुट स्मॉल में लिखा, तो देखिए ब्लैक कलर हाईलाइटेड है, मतलब मैंने कुछ गलत लिखा है। ये एरर कॉज करेगा ही। कुछ डिफाइंड सेट ऑफ वो है कनेक्शन है इसमें जो इंटरनली डिफाइंड है। जैसे हमारे हाई लो हो गए, डिजिटल राइट, डिजिटल रीड पिन्स हो गई। इसके अलावा हमारे जैसे इनपुट आउटपुट पिन्स हो गई। ये सारी चीजें जो है ये इंटरनली इसमें फीडेड है। अगर आपने करेक्ट नहीं लिखा होगा तो ये इसमें एरर दिखाएंगे, ब्लैक कलर में हाईलाइटेड होंगे। तो मैंने इसको एज ए वापस आउटपुट डिफाइन कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पे एज ए पिन नंबर 13 डिफाइन किया है, तो मुझे हर जगह एलईडी बिल्ट इन को पिन नंबर 13 ही डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैंने सेटअप में तो बता दिया कि भैया मेरी पिन नंबर 13 जो है वो एज ए आउटपुट एक्ट करेगी, इट विल बी एक्ट एज एन आउटपुट। बट अब हमें कंट्रोलर को कंटिन्यूस एक काम कराना पड़ेगा। माइक्रो कंट्रोलर नेवर हॉल्ट, दे विल वर्क कंटिन्यूसली अंटिल यू हैव स्विच्ड इट ऑफ। जब तक आप पावर नहीं निकालेंगे तब तक वो वर्क करता रहेगा। सो देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड लूप। अब लूप एज इट्स नेम सजेस्ट, लूप मतलब गोल गोल घूमना। ये लूप हमेशा चलेगा। एक बार ये वॉइड सेटअप वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वॉइड लूप हमेशा चलता रहेगा जब तक आप पावर नहीं निकालेंगे। तो इस कोड में बड़ा सिंपल सा काम हुआ है। पिन नंबर 13 डिजिटल पिन को राइट करा गया है हाई, मतलब 5 वोल्ट। फिर डिले करा है, डिले का मतलब रुकना, 1 सेकंड के लिए रुको। ये मिली सेकेंड्स में लिखा है, मतलब 1000 मिली सेकेंड वेट करना है। तो बेसिकली 1 सेकंड रुक जाओ। फिर वापस डिजिटल राइट यूज किया है और इसमें अपन ने पिन नंबर 13 को बंद कर दिया है। फिर 1 सेकंड रुका।
अब क्या होगा, जब इस पार्ट पे कोड आके रुकेगा तो कोड इसके आगे देखेगा कि अब कोई कमांड ही नहीं है, तो वो वापस स्टार्ट में चले जाएगा। कहाँ पे? वॉइड लूप के स्टार्ट में, नॉट वॉइड सेटअप के, वो वॉइड लूप के स्टार्ट पे जाके पहुंच जाएगा। तो अब वापस जब यहाँ पे आएगा तो फिर वापस इसको हाई लिखेगा, फिर 1 सेकंड वेट करेगा, फिर इसको लो करेगा, फिर 1 सेकंड वेट करेगा। तो डिजिटल राइट इज बेसिकली अ कमांड कि मैं आर्डिनो को बोलता हूँ कि जो मेरी पिन नंबर 13 है ना उसको हाई कर दो, जो डिजिटल राइट पिन नंबर जो 13 है ना उसको लो कर दो। और डिले मतलब मैं आर्डिनो को बता रहा हूँ कि 1 सेकंड रुको। अब मैंने बाकी सारी सेटिंग्स तो सब करेक्ट करके रखी हुई है मैंने मेरे आर्डिनो में टूल्स में जाके जो भी अपन ने करी। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली अपलोड पे क्लिक करना है। अब मेरा कोड जो है वो कंपाइलिंग चालू हो जाता है। यहाँ पे कंपाइलिंग मींस ये कोड अब असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, लो लेवल लॉजिक में कन्वर्ट कर रहा है आर्डिनो। और इसको वंस ये अपलोड हो जाए तो आप देखेंगे कि ये मेरा कोड यहाँ पे अपलोड होगा। अब क्योंकि ये कोड बहुत छोटा सा था इसलिए आपको जल्दी ज्यादा दिखा नहीं, मेरा कोड अपलोड हो गया है। बट आप ध्यान देंगे ये जो साइड में है, 1 मिनट, ये इसके जो ऑरेंज एलईडी जो साइड में चमक रही है इसके ही साइड में 2 और एलईडी है। जब मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा तो ये एलईडी शो करेगी कि ये कुछ कम्युनिकेट कर रहा है आपस में, ये कम्युनिकेशन एलईडीज है। जब यहाँ पे अपलोडिंग का बटन आएगा तो आप देखेंगे कि ये जो 2 पिन्स है, ये 2 पिन्स अभी हाईलाइट होगी। ये देखिए ग्लो करी मीन्स अपलोड हो गया और कोड इसके अंदर डल गया। अभी जो मेरी एलईडी चल रही है वो 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ है। तो क्यों ना इसको मैं ऐसा कर दूं कि इसकी ब्लिंकिंग रेट थोड़ी फास्ट हो जाए। तो इसको अब मैं 1 सेकंड की जगह इसको मैं 300 मिली सेकेंड से ऑन कराता हूँ, 1000 की जगह, और 3 सेकंड ऑफ कराता हूँ, 300 सेकंड्स। तो अभी मेरी एलईडी की ब्लिंकिंग रेट बड़ी स्लो है। ठीक है, अब मैं ये वाला कोड अगर अपलोड करता हूँ तो अब मेरी एलईडी की ब्लिंकिंग रेट फास्ट हो गई। आपको दिख रहा होगा एलईडी अब बहुत फास्ट ब्लिंक कर रही है। ठीक है, अब क्यों ना इसको ऐसा किया जाए कि ये हाई ज्यादा देर तक रहे और लो कम टाइम तक रहे। तो मैं इसको अराउंड 1.5 सेकंड हाई कराता हूँ और सिर्फ 300 मिली सेकेंड्स ऑफ कराता हूँ। अगर मैं फिर से वापस कोड अपलोड करता हूँ तो वापस कोड अपलोड हो जाएगा। तो ये वही मैं आपको बस यहाँ पे मेनली ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत हैसल फ्री प्रोग्रामिंग, इट इज वेरी हैसल फ्री प्रोग्रामिंग सिस्टम, क्योंकि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बटन्स, कुछ भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर एक्स्ट्रा कनेक्ट करना ही नहीं पड़ रहा है। आपने बस यूएसबी में कनेक्ट करके रखा है, यू आर प्रोग्रामिंग एंड यू आर प्रोटोटाइपिंग। नाउ यू कैन सी 1.5 सेकंड के लिए लाइट इज ऑन फॉर 1.5 सेकंड एंड स्विच ऑफ फॉर ओनली 300 मिली सेकेंड्स। सिमिलरली अगर मुझे और अच्छे से समझना है कि ये जो मैंने अभी कनेक्ट किया है, जस्ट अ मिनट, मुझे एक आप अच्छा जब तक आपका किसी का कुछ डाउट है तो मैं 2 मिनट के लिए डाउट ले सकता हूँ आप लोगों का। मेरे को तब तक एक हार्डवेयर अरेंज करना है, 1 मिनट रुकिएगा बस। अगर कुछ डाउट है आप पूछ लीजिए मुझसे तब तक। सर ये हाई और लो ही है क्या? बीच में मीडियम अगर डालेगा तो नहीं लेता है क्या सॉफ्टवेयर? नहीं सर, डिजिटल लिखा है आपने, डिजिटल लिखा है वो हाई या लो ही लेगा। अगर आप दूसरा एक मेथड है पीडब्ल्यूएम के थ्रू अपन अभी वो भी करेंगे कि कैसे उसका हाई या लो के इंटरमीडिएट में आके रुके। ठीक है, ओके। मेरे को शायद डाउट है कि आज अपन वो कर पाएंगे, तो बेटर है अपन वो कल कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। हम कल सुबह भी हमारा लेक्चर है तो सुबह अपन वो कंटिन्यू कर सकते हैं वो वाला पार्ट। ओके चलिए ठीक है, ठीक है, हम वापस एक बार वापस आ जाते हैं अपन यहाँ पे जहाँ पे थे। ओके, सो ऑर्डिनो में आपको ऐसे फ्लाई लीड्स मार्केट में इजीली मिल सकते हैं जो दोनों साइड से अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस में आते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मेल टू फीमेल कॉन्फ़िगरेशन है, मींस दे कैन easily use to connect, you can easily connect it to this board like this. It is a plug and play system, it has metal leads, इसके अंदर metal leads है। आप इसको easily इसके अंदर ऐसे प्रेस फिट करके डाल सकते हैं, तो ये easily आपको इसके अंदर चले जाएंगे। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये इट इज अ गुड फॉर प्रोटोटाइपिंग पर्पस, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्डिनो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आज अपन कंप्लीट कर ही लेते हैं, वो है इसका जो अभी सर पूछ रहे थे कि 50% कैसे करेंगे एलईडी की ब्राइटनेस अगर करनी होगी तो हमें। तो इसके लिए
आप फाइल्स में जाएंगे, ये आप लोगों के लिए अभी हेल्पफुल भी रहेगा, आप बिना बोर्ड की भी ये सारी चीजें देख सकते हैं। आप ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अगर एग्जांपल्स में जाएंगे ना, आपको बहुत सारे कोड्स मिलेंगे, ये सारे अलग अलग टाइप्स के एग्जांपल कोड्स ही है, आप इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारे प्री कंपाइल्ड है, मतलब ये सारे कंपाइल होंगे, सारे करेक्ट कोड्स है, तो आप इनको देख के स्टडी भी कर सकते हैं। आज अगर आपके पास टाइम हो शाम को तो आप करिएगा प्लीज। तो दूसरा ऑप्शन है, अगर हमें एलईडी से 50% ब्राइटनेस में चलानी है तो क्या करेंगे। तो अगर हम ये बेसिक्स में वापस जाए, फाइल्स के अंदर एग्जांपल्स में जाके, तो अभी हमने ब्लिंक ओपन किया था, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है फेड। अगर मैं ये फेड कोड ओपन करता हूँ तो मैं इसमें एक नई चीज देखता हूँ कि इसमें कुछ नए वेरिएबल्स आ गए, पर वॉइड सेटअप और वॉइड लूप तो अभी भी सेम है। अब यहाँ पे सेम वो पिन मोड जो था, मैंने एक एलईडी नाम का एक वेरिएबल है जो यहाँ पे है, इसको मैंने एज ए 9 डिफाइन किया है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब भी मैं एलईडी को कॉल करूंगा कोड के अंदर, वो पॉइंट करेगा कि ये 9 है, इसका मतलब 9 है। मतलब मैं यहाँ पे एलईडी लिखूँ या 9 लिखूँ, ये बात सेम है क्योंकि मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया। तो ये डेफिनेशन वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है जो इस कोड में यूज होने वाला है, वो इसमें डिफाइंड है। ये डबल स्लैश का मतलब होता है कि ये कमेंट आउट है, इसके आगे जो भी लिखा रहेगा वो कोड में कंपाइल नहीं होगा, पर वो यूजर को समझाने के लिए है। तो यहाँ पे आपको समझा रहा है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। सर इसमें डिफॉल्ट कोड ही यूज हो रहे हैं क्या? आपने प्री डिफाइंड कोड्स ही यूज कर सकते हैं हम? नहीं, आप खुद भी राइट कर सकते हैं। ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में कैसे, आपको कोड लिखना नहीं आता तो आप स्टार्टिंग में कैसे आगे बढ़े। ओके सर, ये एग्जांपल में कोड अवेलेबल है पहले से ही, मतलब अवेलेबल है ना? हाँ, बिना बोर्ड्स के भी आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो वापस आते हैं। अब अभी तक हम जो यूज कर रहे थे वो था डिजिटल राइट, ये वाला है ना, बट इस टाइम अब कुछ नया चेंज आया है, अब है एनालॉग राइट। डिजिटल एनालॉग में ये डिफरेंस है, सबसे पहला तो कि आप डिजिटल मतलब 0 या 1, पर एनालॉग मतलब कुछ भी वोल्टेज। तो जब हम एनालॉग राइट यूज करते हैं ना, तो वो एज अ पीडब्ल्यूएम सिग्नल राइट होता है। पीडब्ल्यूएम सिग्नल की डिटेल अगर आपको जाननी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप भी आज अपने फ्री टाइम पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करें उसे, और मैं कल लेक्चर में भी उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि पीडब्ल्यूएम क्या होता है। पर अभी अपन से यहाँ पे एग्जांपल देखने वाले हैं कि एक छोटा सा कोड है। अब ये कोड की वर्किंग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोड बहुत सिंपल है। बेसिकली इस पूरे कोड में ये लिखा है कि अगर ब्राइटनेस की वैल्यू 255 से कम है, अगर एक ब्राइटनेस नाम का एक वेरिएबल है, अगर इसकी वैल्यू 255 से कम है तो उसको बढ़ाते जाओ। कितना बढ़ाते जाओ? जितना ब्राइटनेस प्लस फेड अमाउंट है, मतलब 5 ऐड करते जाओ। तो अगर मान लो स्टार्टिंग में ये 0 रहेगा तो 0 में +5, फिर +5, फिर +5, जितने बार भी लूप चलेगा उतने बार इसमें ऐड होते रहेगा। तो 0 + 5 5, अगली बार जब लूप पे आएगा तो 5 + 5 10, फिर अगली बार जब लूप में आएगा तो 10 + 5 15 एंड सो ऑन। ये हमेशा ऐसा चलता रहेगा। पर हमारे जो पीडब्ल्यूएम की मैक्सिमम वैल्यू वो जो है वो है 255 तक। ये डिजिटल एनालॉग राइट की मैक्सिमम वैल्यू इन ऑर्डिनो उनो। तो 255 जब अपन पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है? तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा लॉजिक लिखा है, इफ लॉजिक। इफ मतलब अगर हमारा वैल्यू, ब्राइटनेस की वैल्यू 0 के ऊपर चले गई, 255 तक चले गई और 0 से छोटी है, तो हम ये वाली वैल्यू चलाते रहे। मतलब हम फेड अमाउंट को माइनस फेड अमाउंट ले लें। मतलब अब इन प्लेस ऑफ +5 अब हम -5 करेंगे। तो अब हमारा जब 255 था तो -5, एक बार लूप चला, फिर -5, फिर -5। अब ये थोड़ा समझने में डिफिकल्टी हो रही है, पर जब मैं कोड डालूंगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। और यहाँ पे बेसिकली 30 मिलीसेकंड का डिले है ताकि ये कोड फास्ट ना चले। अब सिमिलरली ये कोड पहले से लिखा हुआ है तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर मैं जो छोटा सा चेंज करूंगा वो है एलईडी की पिन को, क्योंकि हम इंटरनल एलईडी यूज करने वाले हैं तो मैं इसको पिन नंबर 13 ही यूज करूंगा। बट इसका एक ड्रॉबैक है, जो एसएमडी एलईडी जो इसके अंदर होती है वो इतने अच्छे से फेड नहीं होती है। तो मैंने एक्चुअली एक एलईडी रखी हुई थी मेरे टेबल पे, मुझे वो एलईडी मिल नहीं रही थी, मैंने इसलिए अभी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पॉज किया था। तो अगर मुझे वो एलईडी अभी नहीं मिलती है तो अपन ये वाला ज़्यादा कल एक बार फिर से सुबह मैं आपको ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी एक्चुअली एरर ये आया है कि यहाँ पे कॉम पोर्ट जो है वो ढंग से डिटेक्ट नहीं हुआ था, मेरे से यूएसबी केबल हिल गई थी। तो वापस अपलोड कर देते एक बार। ठीक है, ये कोड अपलोड हो गया है। अब एक्चुअली में यहाँ पे जो ये एलईडी है ना, इसमें ये फेडिंग इफेक्ट वाला एनालॉग राइट हो रहा है, पर ड्यू टू ये एसएमडी एलईडी है, इस एलईडी में ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये ढंग से फेड हो नहीं रही है। अगर मेरे पास एक एक्सटर्नल एलईडी होती तो अपन ये कर सकते हैं, बट नॉनदलेस कल सुबह एक बार फिर से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपन ये एलईडी को।
आज का सेशन मेरे ख्याल से मैं भी यहाँ ट्राई कर रहा था, वो एसएमडी एलईडी वो मतलब फेड नहीं हो रही है। हाँ, एसएमडी एलईडी फेड नहीं होती, इसलिए मैंने एक्सटर्नल रखी थी, पर एक्चुअली मुझे अभी कल एलईडी लेके आएंगे जी। कल सुबह मैं आपको एक बार वापस दिखा भी दूंगा एलईडी, मेरे टेबल पे अगर अभी मिल जाती तो मैं अभी भी दिखा दूंगा आपको। अरे वाह यार, मिल गई है, मैंने आपको बोला और मिल गई। अच्छा रुकिए, आपको एक बार कनेक्ट करके बता ही देता है। देखिए मेरे पास एक सिंपल सी एलईडी है, ठीक है। ये एक रेड कलर की एलईडी है, इसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस डाल के रखा है मैंने 470 ओम का, ताकि इसका करंट लिमिट हो, क्योंकि 5 वोल्ट में ये एलईडी बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। सो एलईडी का भी कैथोड और एनोड होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इतना इन डेप्थ नहीं जाऊंगा मैं। तो मैं थोड़ा सा बस वो कैथोड और एनोड को करेक्ट जगह अगर देखकर अटैच कर दूं तो माय एलईडी शुड आल्सो स्टार्ट ग्लोइंग। सर एलईडी नंबर 13 में लगाएंगे। सर आपकी आवाज समझ में नहीं आई मुझे। सर एलईडी को हम पिन नंबर 13 में लगाएंगे। एक काम करिए, आप पिन नंबर 13 से हटा के उसको पिन नंबर 9 कर दीजिए और कोड फिर से अपलोड कर दीजिए इस पर। जैसे अगर मैं पिन नंबर 9 करता हूँ और मैं कोड अपलोड करता हूँ, तो अब इसको मैं पिन नंबर 9 पे कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो इंटरनल एसएमडी एलईडी थोड़ा सा एरर कॉज करती है कभी कभार, वो फेड नहीं होता। सर आपका माइक, हाँ थैंक यू। ठीक है, अभी कोड अपलोड हो रहा है वापस, तो इधर मैं ले आता हूँ वापस मेरा कैमरा। ये मेरा कोड अपलोड हो गया। अब आपको एक एलईडी में थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा होगा कि अब डायरेक्ट बंद चालू होने की जगह ब्राइटनेस इसकी कम ज्यादा हो रही है। आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे, मतलब कैमरे में सही दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब इन प्लेस ऑफ एलईडी ब्लिंकिंग दिस इज नाउ एलईडी फेडिंग। सो ये है कि आप 50% कैसे राइट करना चाहे तो आप कैसे राइट करेंगे एनालॉग 50% पे। अब जैसे अगर मैं इस कोड पे वापस आऊं और मैं ये ब्राइटनेस की जगह यहाँ पे मैन्युअली लिख दूं कि मेरे को है ना ये एलईडी 100% पे चलानी नहीं है, मतलब मेरे को चलानी है अराउंड क्लोज टू समथिंग अराउंड 30-40%। तो क्योंकि एनालॉग राइट में मैक्सिमम वैल्यू होती है 255, मतलब अगर मैंने 255 यहाँ पे लिखा है तो ये फुल ब्राइटनेस में चमकेगी, और अगर मैंने 0 लिखा है तो ये 0 मतलब बिल्कुल नहीं चमकेगी। तो मैंने इसके इंटरमीडिएट कहीं लिख दिया 100 मान लेते हैं। तो अब ये अराउंड 30-40% ब्राइटनेस में चमकनी चाहिए। तो अगर मैं इसको अपलोड करूंगा तो ये 30-40 ब्राइटनेस वाली एलईडी कंटिन्यूसली ग्लो करती रहेगी हमेशा उतने 30-40% पे। अभी क्वेश्चन ये भी है कि 255 ही क्यों? क्योंकि इसमें जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा है वो है 8 बिट का कंट्रोलर, 8 बिट। So basically 2⁸ is the maximum number of variations इसमें पॉसिबल है। अब ये 100% की जगह अब ये 50 मतलब 50% 30% के आसपास वैल्यू पे ग्लो कर रही है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ 40 और इसको मैं अपलोड करता हूँ, तो अभी जो आपकी एलईडी है, आप एलईडी पे ध्यान रखिएगा, ये एलईडी अब ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। और कैमरे में इतना विजिबल नहीं है, बट ओवरऑल यही था वेरिएशंस। वो फेडिंग इफेक्ट ही ज़्यादा बेटर फेड इफेक्ट दिखाता है कि कैसे ब्राइटनेस चलती है। तो इसमें भी अगर मैं डिले एडजस्ट करता हूँ, अगर मैं डिले की वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे 30 के जगह अगर मैं डाल देता हूँ 60 और अब मैं कोड अपलोड करता हूँ, तो मेरी जो एलईडी की ब्राइटनेस जो फेड हो रही थी वो अब थोड़ा और अलग ही रेट में फेड होगी। अच्छा, एक एरर कॉज हुआ है, मेरा से कॉम पोर्ट फिर हिल गया है, तो मैं वापस एक बार ये निकाल के वापस लगा देता हूँ और वापस अपलोड करते हैं। ये जो एरर आया था ये एक्चुअली कोई कोड का एरर नहीं है, मेरी यूएसबी केबल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं भी शायद यूएसबी केबल के कारण प्रॉब्लम आया हो, वो निकाल के लगाने पे वापस करेक्ट हो गई। अब जो एलईडी है अब ये बहुत स्लोली ब्राइट और फेड हो रही है। आई थिंक आपको वीडियो में दिख रहा होगा। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आर्डिनो के बारे में आज कुछ नया सीखने को मिला हो, समझ में आया हो। और आपको अगर कुछ डाउट हो, कुछ है, तो अभी कुछ 5-10 मिनट अगर टाइम है अपने पास, आई डोंट नो गरिमा मैम, डू वी हैव सम टाइम? या यू कैन टेक, मतलब दे हैव एनी क्वेरीज यू कैन टेक 5-7 मिनट्स। ओके ओके ओके, सो 5 or 10 मिनट्स जो नेक्स्ट है, हम वी विल टेक सम क्वेरीज। सर एक्सक्यूज मी सर। यस सर, बोलिए। सर आई एम जस्ट बिगिनर इन दिस फील्ड,
सर आपने जो भी बताया सर फ्लो चार्ट सर इस टाइप से है कि सर पहले हमको आपको ऑर्डिनो सीसी ओपन करके इसको डाउनलोड करना है सर फर्स्ट। यस सर। देन डिवाइस मैनेजर में जाके पोर्ट कॉम पे उसको देखना है कि वो लोड हो गया कि नहीं। यस सर। देन टूल्स पे सर बोर्ड में AVR बोर्ड सिलेक्ट करना है सर है। करेक्ट। देन टूल्स पे जाके बोर्ड पे कॉम पोर्ट है वो लोड करना है। यस सर सही है। देन फिर एग्जांपल प्रोग्राम को रन करना है। दिस इज द मतलब ये दिस इज द लर्निंग स्टेज में ये इतना करके देखना है सर। यस सर। ठीक सर, यही पूछना। थैंक यू वेरी मच सर। उसके अलावा जैसे अगर आपको और भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है या आप भूल गए या मिसहैप हो रहा है, तो आप है ना Arduino.cc में जब आप वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे एग्जांपल्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन और कैसे इसमें आगे बढ़ना है ये सारी चीजें मिल जाएगी। अगर आपने जो बताया गाइड बताया वो तो आप गेटिंग स्टार्टेड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक, ओके, थैंक यू। एनी अदर डाउट? सर जैसे ये एग्जांपल में जो प्रोग्राम दिए हैं इनके अलावा कहीं पर कोई इनका सिंटेक्स का कोई वो मिल सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हम लोगों को? सर समझा नहीं मैं, क्या सर? जो ये प्रोग्राम है इनका कुछ सिंटेक्स होगा ना, कुछ सिंटेक्स के कुछ वो होंगे सर। सिंटेक्स मतलब ऐसा कैसे हमें बनाना है? इसी एग्जांपल में तो बने बनाए हैं इसमें। हाँ सर। कहाँ पर वो बैकस्लैश लगाने हैं, डबल है, सिंगल है? सर ये एक्चुअली ऐसी चीज है, ये सिंटेक्स मतलब बेसिकली ग्रामर है C++ का। तो ग्रामर हाँ, आप C++ पढ़ेंगे ना तो आपको ये सिंटेक्स के बारे में समझ में आ जाएगा। और दूसरा एक चीज ये भी है ऑर्डिनो में, जैसे अगर बाय चांस मैं कोई सिंटेक्स भूल जाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से ये सेमीकोलन हटा दिया और अब मैं उसको अपलोड करने जाऊंगा ना तो ये खुद ही बता देगा कि कुछ एरर है। अगर कोड में कहीं भी कुछ भी एरर होता है तो ऑर्डिनो खुद हाईलाइट कर देगा कि देयर इज सम काइंड ऑफ एरर। ये आ गया और इसने कहाँ एरर बताया, एग्जैक्टली उस लाइन की नीचे वाली लाइन पर एरर बताया। और क्या एरर बता दिया, ये बता दिया कि एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन बिफोर पैरेंथेसिस। सो यहाँ पे अगर मैं वापस सेमीकोलन लगा दूंगा तो कोड सही हो जाएगा। सर जैसे ये फेड अमाउंट, ब्राइटनेस, ये सब C++ से हैं सर? ये हाँ सर, ये सारे ऊपर अपने डिफाइन करा है ना। यहाँ पे ये मैंने वेरिएबल ऊपर डिफाइन करके रखे हैं, हर एक वेरिएबल का मतलब मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। ओके सर दो क्वेश्चंस हैं। एक है कि एक सर ने भी पूछा है ऑलरेडी चैट बॉक्स में, हाउ टू एनालाइज दैट which board is original Arduino and which is the first copy. My second question is, can you please repeat the part of COM port selection from the device manager and what is the next step after that, after COM port selection? Sure sir, वो स्टेप सर एक बार सर। ओके देखिए सर, सबसे पहले तो क्या है, डिवाइस मैनेजर इज अ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, विंडोज का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। इट्स ऑलरेडी बिल्ट इन, तो कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। डिवाइस मैनेजर के लिए सबसे इजीएस्ट वे पहुंचने के लिए ये है, अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आप विंडोज पे क्लिक करें और यहाँ पे सीधा सीधा डिवाइस मैनेजर राइट करना चालू कर दे। जैसे मैं लिख रहा हूँ ये डिवाइस मैनेजर, ये तो हाँ यहाँ पे आ गया, ये कंट्रोल पैनल में मिल जाता है जी। डिवाइस मैनेजर ओपन होगा एक बार, ये यहाँ ओपन हो गया मेरा। तो डिवाइस मैनेजर के अंदर अगर आपका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा ना तो यहाँ पे अदर डिवाइस बना हुआ आएगा, अदर डिवाइस। Arduino is not installed and other device will be shown। जैसे यहाँ पे ये प्रिंट क्यू, नेटवर्क, मॉनिटर ये सब लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अदर डिवाइस आएगा जब मैं Arduino कनेक्ट करूंगा। अभी मेरा Arduino कनेक्टेड नहीं है। अब जैसे मैं Arduino कनेक्ट करूंगा तो ये ना मेरा लिस्ट रिफ्रेश हुई एक बार, और अब मुझे एक नया टाइप का सेक्शन मिला जिसका नाम है पोर्ट्स। अगर मैं पोर्ट्स में जाऊंगा और अगर मेरा Arduino जो है ओरिजिनल या फर्स्ट कॉपी होता है तो यहाँ पे Arduino Uno के नाम से ही शो होता है। बट समटाइम्स आपके पास ओरिजिनल Arduino नहीं होता है या उसका फर्स्ट कॉपी नहीं, उसका थोड़ा सा चीप कॉपी होता है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे Arduino Uno के जगह यहाँ पे लिखा आ रहा होता है कॉम पोर्ट या अदर कॉम डिवाइस। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पास एक और Arduino बोर्ड है, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो देखिए इसमें क्या लिखा आएगा। दिस इज ऑल्सो एन Arduino बोर्ड, पर ये ऐसा Arduino नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है USB सीरियल CS340 और ये कॉम 3 पे भी नहीं आया है, ये आया है कॉम 4 पे। तो वेरिएशन आया है ना। तो ये जो कॉम पोर्ट है इस बेसिकली ये बताने का कि कहाँ पे कनेक्टेड है Arduino। तो जब हम Arduino सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे ना तो अभी तो एक ही चीज कनेक्टेड है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर समटाइम्स हैपेंस कि मल्टीपल बोर्ड्स, मल्टीपल चीजें आपस में कनेक्टेड होती है। तो इसलिए हमें डिवाइस मैनेजर में आके चेक करना पड़ता है कि हमारा कॉम पोर्ट कौन से डिवाइस का कौन सा है। तो अगर मैं ये निकालूं और मैं वापस ये Uno लगाऊं तो वो एज ए कॉम 3 आएगा। तो एक बार यहाँ पे किस कम्युनिकेशन पोर्ट से वो अटैच्ड है यही बता रहा है। जी जी, तो एक बार आपको कॉम डिटेक्ट हो जाए यहाँ पे तो आपको बस टूल्स में आके ये वाला कॉम यहाँ पे भी फाइनलाइज यही सिलेक्ट करना है पोर्ट्स में।
Any other doubts? Hello. Yes, sir. Sir, I am not able to hear you. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. You can type if you have a question. You can also type in the session chat box. Sir, can you hear me now? हाँ सर बोलिए. सर मैं कह रहा था डिफरेंस बिटवीन दिस ESP32 एंड Arduino बोर्ड. Oh हाँ, yes, correct. देखिए ESP32 and ESP this series are a different kind of board ना. ESP series एक अलग टाइप की सीरीज है. जैसे मेरे इसमें आपने देखा होगा ये ESP डला हुआ है यहाँ पे. ना दिस इज ESP8266. ESP जो है ये एस्प्रेसिफाई नाम की एक कंपनी है, उसका मैन्युफैक्चर है. ESP अगर मैं सर्च करूंगा तो मेरे को एक एस्प्रेसिफाई नाम की वेबसाइट मिलेगी. एस्प्रेसिफिक आई थिंक एस्प्रेसिफ ओके. एस्प्रेसिफ एक अलग टाइप की एक कमर्शियल कंपनी है जिसका मेन जो टर्न अराउंड प्रोडक्ट था वो था वाईफाई बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर्स. सो इनके दो मोस्ट फेमस माइक्रो कंट्रोलर्स जो अवेलेबल है मार्केट में वो एक ESP32 और एक है ESP8266. इसमें खास बात ये है, मेरे पास दोनों ही बोर्ड होंगे, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ. एक मिनट रुकिएगा. सर जो आप Arduino बोर्ड यूज कर रहे हैं उसमें वाईफाई वो और वो ZigBee मॉड्यूल वाला स्लॉट उसका कुछ डिफरेंस है ESP32 और इस Arduino में? नहीं एक्चुअली सर पूरा ही फॉर्मेट ही अलग है. मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. मैं एक मिनट कैम ले लूँ. ये देखिए मेरे पास अभी जो हाथ में है ये ESP12 है. ये इसको नोड MCU भी बोलते हैं. ये नोड MCU के नाम से भी फेमस है. तो अगर मैं इसको एज एक Arduino से कंपेयर करूँ तो आपको दिखेगा कि दोनों के साइज में, दोनों के पिन आउट्स में, दोनों में बहुत डिफरेंस है. तो ये दोनों आपस में Arduino सॉफ्टवेयर से कंपेटिबल हैं, बट जब आप सेंसर्स कनेक्ट करने जाते हैं तो सारी पिन्स विन सारी अलग डिफाइंड है. दोनों में खास बात ये है दोनों की अलग अलग मतलब प्रॉफिट्स है दोनों में. अगर इफ यू गो फॉर Arduino you will get more number of GPIOs, you will have more number of analog pins, whereas if you go for ESP8266 और Node MCU there is only one analog pin. जैसे यहाँ पे हमारे पास 6 एनालॉग पिन थे, Node MCU has only one analog pin. और उसके अलावा it has also lower number of digital pins that can be used. But the best point about ESP is that इसके अंदर integrated Wi-Fi. It already has a Wi-Fi inside it. You can see the antenna at the top. So इसके अंदर Wi-Fi inbuilt है. इसके अंदर भी USB प्रोग्रामर साथ में आता है, आप इसको साथ में प्रोग्राम कर सकते हैं. और दूसरा है Arduino के लगभग सेम ही प्राइस है इनकी. तो Arduino बेसिकली ज़्यादा नंबर ऑफ GPIOs और बस ज़्यादा नंबर ऑफ एनालॉग पिन्स के और इजी टू कनेक्ट सेंसर्स के लिए ही फेमस है. वेयरएज Node MCU के अंदर प्रोसेसिंग पावर, रैम, स्टोरेज सब कुछ ज़्यादा है, बट GPIOs कम है. सिमिलरली अगर अपन एक स्टेप और आगे बढ़े तो ESP8266 के बाद आता है ESP32. ये वाला जो है ये ESP32 है, ये वाला जो है ESP8266 है. दिस इज कॉल्ड Node MCU and this is usually known as ESP32 only. ESP32 के अंदर खास बात ये है कि यहाँ हम ESP8266 या ESP12 के अंदर हमारे पास सिर्फ वाईफाई था. इसके अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों हैं. तो आप एक ही मॉड्यूल के अंदर आपको वाईफाई भी मिलता है, ब्लूटूथ भी मिलता है, और वो इससे कम से कम अराउंड 10 to 20 टाइम्स मोर पावरफुल है ESP32. इसके अंदर ESP32 के अंदर 8266 के कंपैरिजन ज़्यादा GPIOs हैं. इसके अंदर 2 एनालॉग ADCs हैं. ये भी USB के थ्रू प्रोग्राम हो जाता है. ये भी Arduino कंपैटिबल है. और पर ये थोड़ा सा ओवर प्राइस है, थोड़ा सा कॉस्टली है व्हेन कंपेयर टू ESP12. सर ये ESP32 ₹550 का मिल रहा है सर ऑनलाइन वेबसाइट से. यस सर. और उसकी दूसरे की रेंज क्या होगी सर Arduino की? सर देखिए अगर आप Arduino इफ यू विल गो फॉर Arduino ना, आई विल सजेस्ट अगर आप पहला बोर्ड खरीद रहे हैं तो आप Arduino Uno ही खरीदे. आप ESP और ये सब के वाईफाई और ब्लूटूथ के उसमें मत मिक्स हो. वो उतना अभी वो है यूजफुल, बट आई विल सजेस्ट कि बेसिक C++ प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले Arduino Uno लीजिए आप. एक बार ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, देन गो फॉर Node MCU या ESP32. एंड पॉइंट ये है कि ESP32 जो है आपने बोला सही है, करेक्ट, 560-600 के आसपास मिल जाता है. Node MCU आपको 250-280 के आसपास मिल जाएगा. वेयर इज Arduino राइट नाउ थोड़ा सा कॉस्टली चल रहा है. आई थिंक 400-500 रुपीज के आसपास आपको Arduino Uno मिलेगा.
But I will still suggest कि आप Arduino Uno पहले जाएं। एक छोटी लास्ट क्वेरी फ्रॉम माय साइड। यस सर, एक्चुअली जब हम IoT की बात कर रहे हैं, जब हमने वो थिंग्स पे किया किसी उस पे यूबी डॉट पे डाटा भेजना है, तो उसके लिए सर हमें ये मॉड्यूल Arduino यही बेटर रहेंगे ESP32, बिकॉज उसमें वो वाईफाई वो जो टेक्नोलॉजी है उसमें जिसमें हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या आप Arduino में भी हो सकता है सेम थिंग? देखो इसको सबसे बेटर वे में समझाने का ये है कि सामने जितने भी प्रोसेसर्स ये तीनों जो पड़े हैं ना, इसमें से बस ये ESP32 ही एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें 2 कोर है। इट्स अ डुअल कोर प्रोसेसर, बट इसमें भी आप दूसरा कोर इतना इजीली एक्सेस नहीं कर सकते वो इंटरनल रूटीन हैंडल करने के लिए, तो इसको अभी पिक्चर से हटा देते हैं। ये थोड़ा ज्यादा ओवर इंजीनियर्ड डिवाइस है, आप उसको ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग के लिए। अगर अपन स्टार्टिंग की बात करें, हमारे पास 2 डिवाइस है, ESP12 और Arduino Uno। ये दोनों के दोनों सिंगल कोर प्रोसेसर है। इसमें खास बात ये है कि इसके अंदर वाईफाई आ जाता है, तो आप इसको IoT डिवाइस बना सकते हैं। तो अगर आपका छोटा सा एप्लीकेशन है, आपको छोटे से सेंसर्स कनेक्ट करने, डेटा नेट पे भेजना है, तो आप इसको गो फॉर इट, ESP12 आप यूज कर सकते हैं। बट जब आपके पास बहुत सारे सेंसर्स है, आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स है जिसको आपको साथ में हैंडल भी करना है, तो आप सिर्फ एक ऐसे कंट्रोलर पे रिलाई नहीं कर सकते जिसमें एक सिंगल प्रोसेसर ही है, क्योंकि एट अ टाइम या तो आप वाईफाई से डेटा भेज रहे होंगे क्लाउड पे IoT के लिए, या आप वो सेंसर्स और वो एक्चुएटर्स को कंट्रोल कर रहे होंगे। सो इन सच केस व्हाट वी प्रेफर इज दैट कि वी इंटीग्रेट बोथ ऑफ दिस सॉल्यूशंस, कि आप वाईफाई और उनो को दोनों साथ में लें। उनो का काम ये है कि सेंसर्स और एक्चुएटर्स को रूटीनली हैंडल करें ताकि कुछ भी लैग ना हो, और ESP का काम ये है कि जब भी Arduino उसको कुछ डेटा दे वो क्लाउड को हैंडल करे और क्लाउड पे डेटा भेजे या पोस्ट करे, अपलोड करे। सिमिलरली अगर इसके भी आगे आप जाना चाहो तो ये सिंपली डायरेक्टली मॉड्यूल्स भी मार्केट आफ्टर मार्केट्स अवेलेबल है, अभी मेरे पास है नहीं पर मैं आपको दिखा था। सो यू कैन मेक योर कस्टमाइज्ड PCBs एंड एवरीथिंग कैन बी कस्टमाइज्ड। सो मोस्ट प्रेफर्ड वे फॉर एज अ बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप Arduino के साथ वाईफाई कनेक्ट करें और क्लाउड एप्लीकेशन चलाएं, क्योंकि ऐसे में एज अ बिगनर आपको थोड़ा डिफिकल्टी कम होगी क्योंकि कम चीज़ों पे दिमाग लगाना पड़ेगा। बट अगर आप एक ही कंट्रोलर पे काम करना चाहते हैं तो यस, NodeMCU इज बेटर फॉर IoT एप्लीकेशंस। सर, जैसे आपने बोला कि वाईफाई ESP का कनेक्ट करें, मतलब उसका थोड़ा लॉजिकल मीनिंग लाइक फिजिकल मीनिंग क्या है सर? वो कल अपन समझेंगे। कल वी विल इंटरफेस वाईफाई ब्लूटूथ टुमारो, so we will understand it better tomorrow. Thank you sir. Hello sir. हाँ yes. सर मेरा क्वेश्चन जो था FTDI वाला जो था बूट लोडर के लिए मैंने कहा था यार, FTDI में तो you cannot do anything, that board is dead, क्योंकि अगर you have a fake FTDI then you cannot reconfigure it, because एक FTDI IC की एक्चुअल प्राइस जो आज की तारीख में अवेलेबल है वो 300-400 रुपीज़ है, और दूसरी उनकी पिन की पैड्स पिचेस बहुत बहुत पास में है, तो इट इज़ नॉट सो इजी टू डीसोल्डर एंड रीसोल्डर ना। आई ऑल्सो हैव दैट FreeDuno बोर्ड ना, आई हैव बॉट इट फॉर लाइक इन 2014 I think, maybe 2014-15. I think this is the board you also have. Yeah, it is the same. This FTDI, this is the USB FTDI board over here. This is a fake IC. So maximum FreeDuno boards are, wasted. So you cannot use this board. But उसमें लिखा हुआ है कि लिखा हुआ ऐसे ओरिजिनल लग रहा है, वो बिल्कुल FTDI लिखा हुआ है। हाँ, वो सब नहीं, वो तो इसमें भी लिखा है ओरिजिनल। Chinese are the best people in photocopying anything. वो अपने आप को कॉपी कर लेते यार, तो तुम सोचो लिखना तो क्या है। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ, मेरा कॉम पोर्ट सब कनेक्टेड होता है, लेकिन जैसे मैं प्रोग्राम अपलोड करने की कोशिश करता हूँ तो इसमें दिक्कत आ रही है, इसमें एरर दिखा देता है। So yeah, maybe that FTDI is faulty, और फिर या तो तुम्हारा मेन IC भी बगी हो सकता है। बूट लोडर प्रोग्राम करने के लिए तुम्हें बूट लोडर अगर तुम प्रोग्राम करना चाहते हो तो तुम्हें एक एक्सटर्नल हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा जिसे बोलते हैं AVR ISP। वो होता है ये प्रोग्रामर होता है AVR का। ये जो इस साइड की जो 6 पिन के कनेक्टर्स हैं ये तुम्हारे FreeDuno में लगते हैं, और उसके बाद तुम बूट लोडर अपलोड कर सकते हो। इसके ट्यूटोरियल्स तुमको ऑनलाइन मिल जाएंगे, पर ये हार्डवेयर अलग से लेना पड़ेगा, और या तुम्हारे पास एक दूसरा Arduino हो तो तुम उस Arduino के थ्रू भी कर सकते हो। ये भी ट्यूटोरियल तुमको इजीली ऑनलाइन मेरे पास है, दूसरा पर SMD वाला है मेरे पास। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये पीछे की जो 3 पिन है या साइड वाली पिन है, इनके थ्रू प्रोग्राम होता है। अगर तुम नेट पे सर्च करोगे ना तो तुमको मिल जाएगा हाउ टू रीफ्लैश Arduino बूट लोडर। सर एक्चुअली जो ESP12 आप बता रहे थे
तो उसमें अगर हमें पावर सप्लाई देना है, अभी तो हम यूएसबी से कनेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से अगर मुझे उसको वायरलेस मतलब कहीं पावर सप्लाई इसको बैटरी ऑपरेट करना है, तो सर उसको किस बैटरी से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा? हाउ मच power rating battery? 9 volts is the maximum ESP boards can handle, so up to 9 volt you can provide and 3.3 volt is the minimum. So I will suggest कि इसमें एक LDO लगाए तो 4 volt से 9 volt का सप्लाई तो चाहिए इसे। अब इसके बीच में कोई सा भी बैटरी लगा लो तुम 4 volt to 9 volt तो वो चल जाएगा। 4 volt से 9 volt। राइट। सर ये जैसे सेंसर्स हमने जो कनेक्ट कर रखे हैं आर्डुइनो यूनो से, उससे हम डेटा जो ले रहे कलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम अगर क्लाउड पे इसको ट्रांसफर करना तो क्या कैसे करेंगे? मैम वो हम कल सीखेंगे। ओके ओके। और सर ये जो आपने आर्डुइनो यूनो को लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया था, दैट इज यूजिंग द यूएसबी केबल? यस मैम। केबल इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम द वेंडर यू विल बाय आर्डुइनो ना, जब आप जिससे भी आर्डुइनो खरीदेंगे उससे ही आपको केबल भी मिल जाएगी। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था चैट में कि हाउ टू फाइंड कि कौन सा ओरिजिनल बोर्ड है और कौन सा फेक बोर्ड है ना। सो अभी जो मेरे पास जो बोर्ड है, जो अभी आपने मेरे हाथ में देखा था ये वाला, दिस इज नॉट ओरिजिनल बोर्ड, ये भी ओरिजिनल बोर्ड नहीं है। और यूजुअली कुछ टाइम पहले तक बोर्ड डिफाइन करने का बस यही मेथड था कि आपका कलर और आपका पीछे लोगो और ये सारी चीजें आप चेक कर लेंगे तो आपका बोर्ड ओरिजिनल है। बट इतना फर्क नहीं पड़ता ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी बोर्ड से, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल बोर्ड खरीदते हैं तो बेसिकली आप आर्डिनो कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करते हैं। जहां ये फर्स्ट कॉपी बोर्ड आपको 400-500 रुपीज में अवेलेबल है, अगर आप ओरिजिनल खरीदने जाएंगे तो आपको अराउंड 1800 या 1200 का पड़ेगा आर्डिनो यूनो। दूसरा, अगर आपको ओरिजिनल बोर्ड ही खरीदना है तो इस बोर्ड और उस बोर्ड में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, मैक्सिमम चीज़ें सेम है, बस हार्डवेयर लेवल में क्वालिटी जो है थोड़ी सी अलग है। पर आई विल इससे सजेस्ट कि आप ओरिजिनल अगर लेना चाहे तो ठीक है ले लीजिए, आपको बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेंडर्स आपको आर्डिनो की वेबसाइट पे ही जाके मिलेगा। अगर आप इसके वेबसाइट पे जाके बाय नाउ पे हार्डवेयर स्टोर पे जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑफिशियल वेंडर्स मिल जाएंगे जो ओरिजिनल बोर्ड ही शेयर मतलब सोल्ड करते हैं। आपको यहाँ पे सारे ओरिजिनल बोर्ड्स ही मिलेंगे जो आर्डिनो के ऑफिशियल वेबसाइट्स में दिख रहा है।